किसान पाठशाला। नमस्ते किसान, मैं बलराम किसान बात कर रहा हूं बड़वानी मध्य प्रदेश से। आज का जो विषय है वो विषय है किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा। मैं भूल जाता हूं कभी कभी, राम जी को बाद में याद करता हूं, पहले याद करना चाहिए। मित्रों, मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से हूं, बलराम किसान। और आप सभी किसानों के बीच में 2006 से या उसके पहले से रन हो रहा हूं। यूट्यूब पर चैनल भी है, जैसे आप बैनर में देख रहे हैं। आज का विषय ना बहुत भारी और बहुत सरल है। जैसे हम अभी तक की जो फार्मिंग कर रहे हैं उस फार्मिंग में अगर मैं विषय को टच करूं तो ये हमारा खर्च है और ये उत्पादन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। ये जो गैप होगी, ये गैप ही हम किसानों को चाहिए। यस, हाँ, अगर आपको ये गैप चाहिए तो आपको मेरे साथ 1 घंटे तक बने हुए रहना है। किसके लिए? किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा कैसे होगा? मैं आज तक की बाइट जो डली है उसके पहले 1200 प्लस कुछ वीडियो किसान पाठशाला पर डल चुके हैं, जो आप सभी किसानों के लिए, भारत के और भारत के बाहर के जो किसान हैं उन सभी तक प्रेरणा पहुंचा रहे हैं। किसानों के खेतों के हैं, हमारे खेतों के हैं, प्रैक्टिकल फील्ड पर मैं बात करने जा रहा हूं। भारत की एग्रीकल्चर को सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन में कन्वर्ट किया है कुछ हद तक। आगे कुछ आप लोग साथ में चल रहे हैं तो और कन्वर्ट होगा। आज का जो विषय है मेरा, इस विषय में कुछ 8 से 9 पॉइंट लेकर के आया हूं, जिसमें पहला पॉइंट है जमीन की तैयारी कैसे करें कम खर्चे में। दूसरा पॉइंट है बीज प्रबंधन कैसे किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाता है। चौथा पॉइंट है खाद प्रबंधन। पांचवा है स्प्रे प्रबंधन। छठा है मेड़ प्रबंधन। हेलो, मेड़ प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने आज तक न देखा, न सुना, न समझा है। उसके बाद में है छठा पॉइंट मेड़ प्रबंधन। सातवां है निदाई गुड़ाई। आठवां है मार्केटिंग। 100% यह पॉइंट अगर चूका हमने तो शायद हम खेती करने में कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आठवां पॉइंट है। नौवां पॉइंट है हमारे बारे में, मैं बलराम किसान, हम किसान, किसान पाठशाला, हमारे बारे में नौवां पॉइंट। आइए चलते हैं, एक एक कतारबद्ध एक एक पॉइंट को कवर करते हैं और हम किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा कैसे करेंगे, इस मुहिम में शामिल तो है ही, उसे और किसानों तक फैलाने का काम करते हैं। सबसे पहला निकल के आता है, कोई भी फार्मिंग की जाए। मैं वैसे बेसिकली काम करता हूं केला, पपीता, गन्ना और बांस। 4 फसलों में मैंने मेरे खेतों में किया है, मैंने मेरे खेतों में समझा है, तो मैं 4 फसलों में आप तक 100 पहुंच पाया हूं। एज ए प्रैक्टिकल, थ्योरिकल, प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग, फार्म टू प्ले, खेत से थाली तक, यहां तक की सारी जर्नी तय करी है मैंने 4 फसलों में। लेकिन आज मैं जो विषय बोल रहा हूं उसमें थंब रूल देने की कोशिश कर रहा हूं। थंब रूल मतलब यह नियम फिक्स है, इस नियम को फॉलो करेंगे तो हमारा खर्च निश्चित ही आधा होगा और उत्पादन ज्यादा होगा। और यह हमने कर लिया। लास्ट तक बने हुए रहे तो आज की वीडियो में 50% आपका खर्च कम हो जाएगा। इस आज के वीडियो को फॉलो करते करते या इसके नोट्स बनाते बनाते। एक बात बोलना भूल गया, आपने नोटपैड रखा है या नहीं? नहीं रखा है, वीडियो को रोको, पॉज करो, नोटपैड लाओ, हेडफोन लगाओ कान में, जैक पिन लगाओ मोबाइल में, हेडफोन लगा करके ही मेरे सारे सीरियल्स, मेरे वीडियोस देखिए आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में। पहला विषय में लेता हूं जमीन प्रबंधन, लैंड प्रिपरेशन। जमीन की तैयारी कैसे की जाती है। आज की तारीख में पूरे भारत में, मैं किसी फसल को टच नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की फार्मिंग को टच कर रहा हूं। आज की तारीख में भारत में अगर जमीन की तैयारी होती है कोई सी भी फसल में तो कैसे की जाती है? नंबर 1, पलटी पलो, जमीन को पलटते हैं। नंबर 2, कल्टीवेटर, जमीन को स्क्रैच मार करके उगाड़ते हैं, कल्टी। नंबर 3, उसमें रोटावेटर चला करके फिर उसे भुरभुरा किया जाता है। और नंबर 4, उसके बाद जिस तरह से फसल लगाना है, नाली है तो नाली बनाते हैं, ड्रिप है तो बेड बनाते हैं, स्प्रिंकलर है तो बराबर रहने देते हैं। ये 3 से 4 प्रैक्टिस होती है, पलटी, कल्टी, रोटावेटर, नाली या बेड। 4 तरीके से जमीन की तैयारी की जाती है।
यहां पर हम जमीन की तैयारी अगर 100 करने जाएंगे तो हमें जमीन की तैयारी में पहले पॉइंट में लैंड प्रिपरेशन में हमें अगर जमीन की तैयारी करना है पलटी, कल्टी, रोटावेटर और नाली, तो इसमें 5,000 से 6,000 के बीच में हमारा किसान का प्रति एकड़ का खर्चा है। हेलो, आप नोट कर रहे हैं क्या? अगर आपने 1 एकड़ में पलटी पलव किया है तो पलटी पलव बड़वानी में हमारे यहाँ के हिसाब से 2,500 से 3,000 1 एकड़ का खर्चा आता है उसे कंप्लीट करने में। 1,000 रुपये 800 रुपये घंटे से चलता है वो पलटी पलव करना, और 3 घंटे के ऊपर 1 एकड़ में समय लगता है। तो 3,000 के ऊपर नीचे तो जमीन को पलटी किया, गहरी जुताई करी, उसके बाद उसे रहने देते हैं। उसके बाद में 15 से 20 दिन के बाद उसके ऊपर पाटा घुमाते हैं ताकि वो जो बड़े बड़े ढेपे हैं वो टूट जाए। पाटे के बाद में उसे कल्टीवेटर करते हैं। तो पाटा और कल्टीवेटर करने में आपको 1 से 1,500 का खर्चा आता है। और उसके बाद पूरी जमीन के बड़े ढेपे छोटे होते हैं, और प्लांटेशन करने से पहले हम रोटावेटर चलाते हैं। समझ में आ रहा है? रोटावेटर मतलब वो ढेपों को भुरभुरा करके एक छोटे छोटे सॉइल बॉन्ड को छोटा करना। हम किसानों को बहुत संतुष्टि मिलती है जिनके खेत में रोटावेटर चलता है। देखने पर ऐसा लगता है मेरी सॉइल मक्खन हो गई। सॉइल को ही पता है उसे क्या हो रहा है, गड़बड़ है। रोटावेटर कुछ हद तक अच्छा है, 90% गड़बड़ है। ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस गलत नहीं है। अगर हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, अगर हम प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस सही है। अगर हम प्रकृति को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो यह प्रैक्टिस 100 गलत है। हमारे जेब पर भी भारी पड़ रही है और प्रकृति पर भी भारी पड़ रही है। इसकी बजाय होना क्या चाहिए? अगर आप 70-30 फार्मिंग पर जा रहे हैं, 70-30 फार्मिंग, हेलो, यह किसान पाठशाला का निचोड़ है। 70-30 खेती। YouTube किसान पाठशाला चैनल पर 999 नंबर का वीडियो है, आप उसे देखिए। 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है ये। अगर आपने 100 देख लिया और कुछ अनुसरण किया तो आप शायद समझ पाएंगे कि 70-30 खेती क्या है। पलटी, कल्टी, रोटावेटर और नाली, ये 4 चीजें हम कर रहे हैं। ये प्रकृति के अपोजिट कैसे है? हमने जब रोटावेटर किया तो मिट्टी की ऊपरी परत पर बारीक 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 पूरी मिट्टी को भुरभुरा कर दिया। उसी के बाद बारिश आती है। हम यह कार्य करते हैं अप्रैल, मई, जून तक, और जुलाई से बारिश आती है। जितनी मिट्टी सॉफ्ट, भुरभुरी और फुडरी हुई है, जैसे ही बारिश आती है, बारिश के साथ उसका जो उर्वरक वाला लेयर था वो पूरा बह के नालों में, नालों से नदियों में, नदियों से समुद्र में। आपके खेत में नहीं रहेगा, बाकी सब दूर चले जाएगा। बारिश कम हुई या ज्यादा हुई, कम हुई तो थोड़ा थोड़ा वहां पर रुकने की कोशिश करेगा। हम कितनी दूर, कितना गहरा कर सकते हैं इसे? हम मैक्सिमम गहराई तक जा सकते हैं 6 इंच, 8 इंच या 1 फीट। रोटावेटर 1 फीट लगता नहीं है, रोटावेटर लगता है 6 से 8 इंच। अभी ये 6 से 8 इंच की ऊपर की लेयर को हमने भुरभुरा किया, बारिश आई तो यह लेयर चिपक जाती है, कॉम्पैक्ट होती है और पानी को अंदर उतरने नहीं देती है। तो पहला नुकसान प्रकृति का, पानी खेतों के अंदर नहीं जा रहा है। दूसरा नुकसान हमारा खुद किसानों का, हमारे खेतों से उर्वरिक भूमि जो ज्यादा हेल्दी है वह बह करके खेत से बाहर, छोटे नालों में, नालों से नदियों में, नदियों से समुद्र में, हमारे खेत में नहीं रहेगा अच्छा ऊपर का मिट्टी का लेयर। अगर हम 70-30 फार्मिंग कर रहे हैं, 70-30 फार्मिंग 999 पे देखिए, अगर हम 70-30 फार्मिंग करेंगे अगली फसल में, आपका कपास हो, मिर्च हो, टमाटर हो, केला हो, गन्ना हो, पपीता हो, आम हो, जाम हो, सीताफल हो, कोई सी भी खेती हो, सब में 70-30 तरीके का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। 70-30 फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो आपको पलटी पलव करने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख से वो जो मिट्टी पलटने वाला है वो हम बंद कर सकते हैं। जैसे ही मिट्टी पलटने वाला बंद करोगे, इस 6,000 में से आपके 3,000 हो जाएंगे माइनस। हेलो, किसान खर्च आधा। पलटी पलव करने की बजाय आपको केवल कल्टीवेटर करना है, हल्का सा। मेरे खेतों में तो मैं वो भी नहीं कर रहा हूं, हल्का सा आपको कल्टीवेटर करना है, जिससे कि खेत में जो खरपतवार आपको दिख रहे होंगे, घास फूस दिख रहा होगा, वो अलट पलट हो जाए। और उस हल्के से के ऊपर आपको रोटावेटर रन करना है, तो आपके बचे हुए 3,000 में यह काम हो जाएगा। लैंड प्रिपरेशन 70-30 खेती में किसान खर्चा आधा और लैंड प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है?
पलटी पलव हम इसलिए करते हैं कि नीचे की मिट्टी उठ करके ऊपर आए, पलट जाए, उसका नाम ही पलटी पलव, पलट जाए, और उसे 1 महीना हम धूप खिलाते हैं। धूप खिलाने से वह मिट्टी गर्म होकर के उसमें जो बैक्टीरियल साइकिल होती है वह टूट जाती है। मैंने एक शब्द का यूज किया है, अगर आप 70-30 खेती करें, 70-30 खेती का फार्मूला अपनाए करें तो मत करो। अगर आप 70-30 फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको पलटी पलव करना होगा, वरना आपकी फील्ड में कुछ न कुछ चेंजेस दिखेगा, उत्पादन में फर्क आएगा। जो धूप खिलाने से उत्पादन आता उसमें कमी पेशी होगी। लेकिन आप 70-30 फार्मूला फॉलो कर रहे हो, 70% पेड़ पौधों के लिए जमीन, 70% हम किसानों के लिए जमीन, जहां पर न पानी देना है न खाद देना है, और सीधी सूर्य की रोशनी जहां पर जाएगी और वो जमीन कड़क होगी, क्रैकिंग आएगी और वहां से गर्म हवा ठंडी हवा अंदर जाएगी जड़ों के पास, और वो नेचुरल ही हार्डनिंग होती रहेगी। हम पलटी पलव इसलिए करते हैं कि जमीन हार्डनिंग हो। यहां तक कंप्लीट समझ में नहीं आया हो तो रिवर्स करके फिर से सुनिए। मैंने पहला चरण लिया है जमीन की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन, जिसमें पलटी पलव को अगर आपने अवॉइड किया तो उसकी शर्त है कि आपको 70-30 खेती फॉलो करना पड़ेगी। तो आपकी जमीन तैयारी के जो खर्चे हैं उसमें 50% की बचत होगी। दूसरा पॉइंट आता है आपका बीज या पौध। या तो हम बीज लगाते हैं या पौध लगाते हैं या हम लगाते हैं पेरी। हेलो, गन्ने में वो काट काट के पेरी लगाते हैं। सेकंड पॉइंट आ गया है, हेडफोन है लगे हुए? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटपैड भी है? नहीं है तो वीडियो को पॉज करो, नोटपैड और हेडफोन साथ में रखो, हेडफोन कान में, नोटपैड सामने। जो जो मेरे वक्तव्य में अच्छा लग रहा है उसे ग्रहण करो, जो समझ में नहीं आ रहा है उसे नोटपैड में लिखो और रिवर्स जाकर फिर से सुनो। दूसरा विषय है बीज, पौध या पेरी। पेरी गन्ना, गन्ने में उसके काट काट कर हम लगाते हैं, गन्ने में भी पौध तैयार की जा सकती है। तो हमें पौध प्रबंधन में सबसे सही अगर मैं बात करूं तो बीज की अगर मैं बात करूं तो हमें प्रमाणीकरण वाला बीज जो एथेंटिक है, भारत सरकार से, बीज निगम से, या एथेंटिक हमें कोई अच्छा कंपनीज मिल रहा है जिस पर हमें भरोसा है, या हम खुद बीज का चयन कर रहे हैं तो बोल्डर बड़े बीज, जैसे पपीता में मैंने कहा था कि आप किसी भी ठेले पर से पपीता लीजिए, उसे खाइए, उसके बीज जो बचेंगे उन्हें पानी में एक कटोरे में रखिए 24 घंटे, जो बीज डूब जाते हैं उन्हें उपयोग करना है खेत में, जो ऊपर तैर रहे हैं उन्हें फेंक देना है। इस तरह से हर बीज की कुछ न कुछ रेसिपी है। नहीं रेसिपी समझ में आ रही है तो प्रमाणीकृत बीज लेना है। पौध के लिए अच्छी कंपनी के पास जाना है, जैसे उस कंपनी के नॉर्म्स क्या है, जिस कंपनी से हम पौध ले रहे हैं या जिस नर्सरी से हम पौध ले रहे हैं, या तो उसकी नर्सरी विजिट करें या उससे फोटोग्राफ्स या वीडियोस बुलाएं कि किस तरीके का है, और उसके पौध की, जैसे मैं टिश्यू कल्चर बना रहा हूं रेवा फ्लोरा कल्चर में, तो ऑल इंडिया में एकमात्र 4 साइकिल का पौधा केले में केवल और केवल बलराम किसान ही दे पा रहा है। हेलो, पूरे भारत में रेवा फ्लोरा मेरी टिश्यू कल्चर कंपनी है, 4 साइकिल का पौधा, इसमें साइकिल चलती है। एक बार बोतल में पौधा रखा तो हर 28 दिन में 1 के 3 पौधे होंगे, और गवर्नमेंट ने बोल रखा है 8 साइकिल तक काम करना है। 3, 9, 81 ऐसे हर साइकिल में गुणांक होगा। तो एक बार पौधा रखा, 8 साइकिल तक गवर्नमेंट ने ब्रेक किया है, 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। सारी टिश्यू कल्चर कंपनियों को बोला है कि 8 साइकिल के बाद 9वीं न लें, जितनी ज्यादा साइकिल लेंगे उतना पौधा रोगों से लड़ने की क्षमता कम रखेगा। इसीलिए हम 6 किसानों की टिश्यू कल्चर है रेवा फ्लोरा, तो हमने ये तय किया है कि हमारी टिश्यू कल्चर में जो G9 है, रेवा G9, उसकी हम 6 साइकिल ले रहे हैं, और रेवा प्लस जो है उसकी 4 साइकिल ले रहे हैं। जितनी कम साइकिल हम ले सकें उतना रोगों से लड़ने की क्षमता रखने वाला पौधा हम भारत को दे पाएंगे। भारत के बाहर भी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं प्लांट, अनेक अनेक देशों से हमारे पास डिमांड है जहां हम दे रहे हैं। मैं एकमात्र व्यक्ति ऐसा हूं जो आपको, हाँ आपको ही कह रहा हूं, एक बार केले का पौधा लगाओ और कम से कम पंचवर्षीय योजना में आओ कि हम इसे 5 से 6 साल तक हार्वेस्टिंग करेंगे। वरना मैं तो किसानों को कहता हूं, अगर आप रेवा प्लस लगा रहे हो तो आप मुझे बताओ आपको कितने साल तक इसकी कटिंग चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक बार प्लांटेशन करो और अगले बार फिर पौधा खरीदो, अगले बार, मैं ये कह रहा हूं एक बार प्लांटेशन करने के बाद
अनेक साल तक हम फार्मिंग कर सकते हैं केले की भी, जैसे आप आम की, जाम की, नींबू की, सीताफल की, ये 25 साल 30 साल की फसलें हैं। ऐसा ही मैं कह रहा हूं केला 50 साल 100 साल की फसल है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी तक जो आपके अंदर ज्ञान आया है उस ज्ञान को पहले खिड़की से बाहर करो, देखने की दृष्टि बदलो। सैकड़ों साइडें हैं मेरे पास। अगर आप मेरे YouTube के चैनल पर जाएंगे केले की साइड देखने के लिए, 1227 नंबर का वीडियो है मेरा खुद का 100 एकड़ का फील्ड है जहां 1 लाख से ज्यादा पौधे लगे हैं। तीसरी कटिंग आ रही है, चौथी आना बाकी है, चौथा बेबी रख लिया है। और अनेक किसान हैं जिनकी 11 साल से फार्मिंग है, किसी की 15 साल हो चुके हैं, किसी का 4 साल हो चुका है। अमृत पाटीदार जी का 7 साल के बाद निकाला उन्होंने। पौध, बीज या पेरी प्रबंधन में हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन सा प्रमाणीकृत बीज ले रहे हैं या कौन सा पौध ले रहे हैं, या हम गन्ने की खेती कर रहे हैं तो वो कौन सा सीड है। ठीक है, उसके बाद हम चयन करें कि किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा कैसे होगा। जैसे आपने अगर रेवा प्लस टिश्यू लिया केले का पौध, तो वह इंडिया में सबसे महंगा है, लेकिन 17 रुपये 50 पैसे गेट रेट है, प्लस 100 किलोमीटर का 50 पैसा ट्रांसपोर्ट है, ये शायद रेवा के नॉर्म्स है। तो मैं अगर बतला रहा हूं कि आपको 17 रुपए का बीज लिया है आपने, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसे 5/8 पर लगाना है तो 1 एकड़ में 1100 पौधे आएंगे, और 5/7 पर लगाएंगे तो 1 एकड़ में 1250 पौधे आएंगे। यहीं पर भारत की सारी टिश्यू कल्चर कंपनियां 5/5 या 5/6 पर या 5.5 पर रेकमेंड करती है। तो मैं अगर यहां पर आपको समझाऊं कि किसान खर्चा आधा कैसे होगा अच्छे हेल्दी बीज में, तो आपने 5/5 पर लगाया तो 1750 पौधे। अभी ये पौधे की सारे टिश्यू कल्चर कंपनियों के पौधे की कीमत 15 से 16 रुपए है, रेवा प्लस की कीमत है 17 रुपए 50 पैसे, और यहां हम बोल रहे हैं कि आपको 5/7 कम से कम लगाना चाहिए, 1250 पौधे, और एक बार लगा करके आप कम से कम 5 साल ले सकते हैं। हेलो, मिनिमम 5 साल लिया जा सकता है अगर आप 100 मार्गदर्शन बी किसान का फॉलो कर रहे हैं, BFS का। 5/5 पर 1750 पौधे, अगर 15 रुपए का एक पौधा है तो यह 23 से 24 हजार रुपए के पौधे बनते हैं, और 5/7 पर 1250 रुपए के पौधे, 1250 पौधे 17 रुपए 50 पैसे के पौधे, तो यह 21 हजार के पौधे बनते हैं। तो 2.5 से 3 हजार यहां पर बच गया। दूसरा, एक बार पौधे लगा करके आपको अगले साल फिर प्लांटेशन करना है, अगले साल फिर प्लांटेशन करना है, करते हैं ना ऐसे? जो केला लगा रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं। या सेकंड रटून लेते हैं, लेकिन रटून उनकी अच्छी नहीं आती है, व्यापारी 2 रुपए किलो कम खरीदता है, तो तीसरे साल मजबूरी में निकाल देते हैं। कारण है ग्राफ, थंब रूल में आपकी डिस्टेंस वाइज खेती होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस जितनी होगी पत्तों पर, उतना प्लांट हेल्दी होगा। यह मैंने उदाहरण दिया। रेवा प्लस में 5 साल तक एक ही पौधे को चलाया। अभी आपके पौधे की कास्ट क्या हुई? 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, हेलो, 3.5 रुपए पौध। आपने यहां पर 15-16 रुपए का पौधा लिया, 1 साल लगाया, निकाल दिया, 16 रुपए का पौधा हुआ 1 साल का, और यहां पर 3.5 रुपए का पौधा हुआ 1 साल का। ऐसे ही आप काटन में जाएंगे, मिर्च में जाएंगे, टमाटर में जाएंगे, तो डिस्टेंस वाली खेती चाहिए। अभी ड्रिप इरिगेशन आने से क्या हो रहा है, कपास की खेती जो की जा रही है वह 4/1 पे लगाया, गन्ने की खेती जो की जा रही है वह टक्कर पद्धति से, ट्रेंच विधि से जो लगा रहे हैं, 1 एकड़ में 30 से 50 क्विंटल का गन्ना लगा रहे हैं, ऐसे टक्कर पद्धति से। कहीं कहीं तो आड़े लगा रहे हैं ट्रेंच विधि से। ये गड़बड़ है। अगर आप पौध लगाएंगे गन्ने में तो आप लगा सकते हैं 7/1, 7/1.5। इस तरीके से अगर आप पौध लगा रहे हैं 7/1, 7/1.5, तो आपको 5 क्विंटल गन्ने में आपकी फार्मिंग हो जाएगी 1 एकड़, ना कि 30 से 40 क्विंटल 50 क्विंटल गन्ने में। तो बीज में हमें समझना है कि हम फार्मिंग कैसे कर रहे हैं। हम जो फसल लगा रहे हैं, काटन की मैं अगर बात करूं तो कपास मैंने जो 35 कुंटल का उत्पादन लिया था, 6/2 पे मैं लगाता था। हेलो, 6 दूनी 12 स्क्वायर फीट लेता है वो, और 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48। 1 एकड़ में 3700 3800 बीज आते हैं। अभी आप लगा रहे हो 4/1,
1 एकड़ में 10,000 बीज के दाने लगा रहे हो। ये कितना बीज आप लगा रहे हो खेत में? गेहूं बोते हैं, गेहूं बोते समय 40 किलो के ऊपर नीचे 40 से 50 किलो 1 एकड़ में गेहूं बोया जाता है। मैंने ड्रिप से किया है, मैंने जीरो टिलिंग विधि से गेहूं किया है, मैं कर ही रहा हूं अभी भी। मैं 25 किलो 20 किलो के ऊपर नीचे 1 एकड़ में, 30 किलो से अंदर 1 एकड़ में बीज बोता हूं। हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन सी फसल ले रहे हैं, उसका ग्राफ क्या होना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है और हमें किस डिस्टेंस से लगाना चाहिए। तो यहां पर आपका किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा की शुरुआत होगी। हमने अगर पड़ोस वाला क्या कर रहा है या मेरे गांव में 50 साल के बुजुर्ग क्या कर रहे हैं या मुझे जो बीज बेचने आया उसकी कंपनी के नॉर्म्स क्या है, उसी पर मैं चलूंगा तो मेरा तो पैसा खर्च होने ही वाला है। किसान खर्च आधा नहीं होगा, किसान खर्च बढ़ने ही वाला है। केले में मैं बात करूं, 2016 से मैंने केले में एंट्री करी, 15 में हमने टिश्यू कल्चर की लैब डाली। केले में एंट्री मैंने पहले कर दी थी, लेकिन टिश्यू कल्चर यूनिट डालने के बाद मुझे कुछ बारीकियां समझ में आई। सारी टिश्यू कल्चर कंपनियां या मेरी कंपनी भी, मार्केटिंग का एक नॉर्म्स बनाया जाता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अथॉरिटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पौधे कैसे बेचोगे। या आपने कोई भी एक छोटा सा यूनिट बना लिया कि मैं अगर मेरे खेत की बात करूं कि मैंने गेहूं उत्पादन किया है, वो भी मेरा एक छोटा सा यूनिट है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ज्यादा भाव में और ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मेरा गेहूं कैसे बिक जाए। ऐसे ही सभी कंपनियों के नॉर्म्स रहते हैं कि हमने पौध बनाया है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी कैसे बिके और हर साल कैसे बिके, रेकनिंग रेवेन्यू कैसे आए। इसके लिए सभी एग्रोनॉमिस्ट हो उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह का ग्राफ डिजाइन करो, इस तरह की मार्केटिंग डिजाइन करो, इस तरह का आप फर्टिलिटी डिजाइन करो कि इस साल लगाया, अगले साल फिर खरीदे, अगले साल फिर खरीदे। इस साल तो बहुत ही प्रीमियम और अच्छा आना चाहिए, लेकिन इस फार्मर ने अगले साल फिर परचेस करना चाहिए। यहां पर अगर किसान की दृष्टि से देखूं तो कुछ थोड़ा सा एरर है। मैं अपोजिट दिशा में जाता हूं, भारत की टिश्यू कल्चर कंपनियां इधर जा रही है, मैं इधर जा रहा हूं। मैं किसानों को बोलता हूं एक बार लगाओ, कम से कम पंचवर्षीय योजना में लगाओ, 5 साल तक आपको प्लांट निकाल के बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने रेवा प्लस लगाया, मिनिमम मैक्सिमम आप डिसाइड करो कि कितने साल आपको रखना है, ठीक है। ऐसे ही, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ही आप कोई से भी फसल कर रहे हो उसमें हम हमारा सिस्टम समझ करके उसे प्रबंधीकरण किया जा सकता है। अभी मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं। तीसरा पॉइंट है सिंचाई प्रबंधन। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि वीडियो शॉर्ट में बने और मैक्सिमम आप तक पहुंचे। इसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, हेडफोन कान में और पेड अपने सामने नोट्स बनाने के लिए। सिंचाई प्रबंधन में सबसे अच्छा थंब रूल मैंने दिया है 70-30 खेती पर, 70-30 फार्मिंग। अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आज ही किसान पाठशाला के चैनल पर 999 नंबर का वीडियो है 70-30 फार्मिंग, इसे 3 से 4 बार देखिए। पानी प्रबंधन, मैक्सिमम भारत में ऐसे इलाके हैं जहां पानी की कमतरता है, 40% ऐसे इलाके हैं जहां पानी है, 20 से 25% ऐसे इलाके हैं जहां बहुत पानी है। 40% में जो 25% रेशो जहां बहुत पानी है, 15% ऐसा रेशो है जो मध्यम है और 60% ऐसा रेशो है कि जो बारिश पर आश्रित है, कम पानी है। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं। आप सभी लोगों को 999 नंबर का 70-30 खेती का वीडियो देखना ही चाहिए। उसमें छोटे छोटे मैंने टिप्स दिए, कैसे किसान खर्च आधा, मतलब पानी आधा, कम से कम पानी होकर के हम फसलें ले सकते हैं। 2 तरह की फार्मिंग हो रही है भारत में, एक तो हो रही है नाली पद्धति से फ्लड इरिगेशन, दूसरा हो रहा है ड्रिप इरिगेशन। ये मैक्सिमम तरीका है खेती करने का भारत में। इसके अलावा फिर स्प्रिंकलर होता है, इसके अलावा फिर पूरा बाढ़ जैसा फैला कर देते हैं। तो ये दोनों पद्धतियां गड़बड़ है। स्प्रिंकलर टाइमपरेली है और बाढ़ जैसा फैला करके देना, कीचड़ भरना, जैसे चावल में किया जाता है, तो वो 1-2 फसलें, चावल है, मखाना है, कमल का फूल है, ऐसी फसलें अगर कर रहे हैं तो कीचड़ समझ में आता है। 90-95% फसलें हैं उसमें फ्लड इरिगेशन, नाली से पद्धति या ड्रिप इरिगेशन। तो दोनों को मैं डिवाइड करके समझाता हूं कि पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। 70-30 खेती में सिंपल सा सूत्र है 70-30 फार्मिंग में 70% हम बायोमास मल्चिंग करते हैं, कचरे की मल्चिंग, और 30% हम खेत के अंदर बाहर आने जाने के लिए
जगह रखते हैं ताकि हम किसान खेत के अंदर जाएं और पौधों पर नियंत्रण रखें, पौधों की देखभाल कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें। इसलिए 30% जगह हम किसानों के लिए, 70% पौधों के लिए, और वह बायोमास आच्छादन से ढका हुआ। सरल शब्दों में पेड़ पौधों का सूखा हुआ अवशेष, उससे सरल शब्द कचरे की मल्चिंग। तो कचरे में आप बहुत द्वंद्व में हो, आप समझते हो कोई सा भी कचरा, नहीं, गड़बड़ है। बायोमास मल्चिंग, पेड़ पौधों का मृत शरीर या गीला शरीर, सूखा अवशेष। अगर आप नाली पद्धति से कर रहे हो तो उसमें भी मैं समझाता हूं, नाली है या पाली है, या नाली है या पाली है, नाली है। और बेड पद्धति से कर रहे हो तो ये बेड है, ड्रिप पद्धति से ये पट्टा है, या नाली है, या पट्टा है। तो पाली पर, ये जो पाली है, यहां पर हमें तो कचरे की मल्चिंग करना है, ये जो पाली है, और यहीं पर हमें पौध लगाना है। पौध आपकी कोई सी भी हो सकती है, केला हो सकता है, गन्ना हो सकता है, पपीता हो सकता है, मिर्च, टमाटर, आम, जाम, नींबू, सीताफल, कुछ भी हो सकता है। ड्रिप पद्धति में जहां पर नाली है यह जगह खाली रहेगी, और जहां पर पट्टा है यहां पर ड्रिप डाली जाएगी, और यहां पर कचरे की मल्चिंग, बायोमास मल्चिंग की जाएगी। इसके ऊपर ड्रिप, इसे कहते हैं हम 70-30 फार्मूला। अभी पानी प्रबंधन कैसे किया जाएगा? फ्लड इरिगेशन में जो नाली से पानी देते हैं, इसकी नाली रहेगी बड़ी और पाली रहेगी छोटी। अगर यहां से यहां तक ये 5 फीट है, तो यह जो पाली है यह 1 से 1.5 फीट की मात्रा होगी, 1 से 1.5 फीट की। तो इसको पौन फीट इधर, पौन फीट इधर, तो यहां बचेगा 3.5 फीट। मतलब नाली का पट्टा है यह चौड़ा रहेगा और पाली रहेगी सकड़ी रहेगी। तो हमने जब पानी लगाना है तो एक बार 1 नंबर लाइन में पानी दिया, फिर 3 नंबर लाइन में पानी दिया, 2 नंबर में पानी नहीं देंगे। अच्छा हेल्दी उत्पादन लेना है फ्लड इरिगेशन से, तो मैंने मेरे खेतों में यह प्रयोग किए हैं। सैकड़ों किसान इसे एडॉप्ट कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, और भयंकर रिजल्ट मिल रहा है। हेलो, बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा उत्पादन हो रहा है। क्योंकि किसी भी प्लांट की जड़ों की कक्षा में क्या होना चाहिए? हवा, पानी और भोजन तीनों बराबर मात्रा में होना चाहिए, 33, 33, 33। तो पौधा फट 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 पर डे भोजन लेता रहेगा, पानी पीता रहेगा, और प्लांट भगता रहेगा। तो हमने 1 नंबर में पानी दिया, 2 नंबर खाली रखा, तो यहां से हवा अंदर जा रही है और यहां से प्लांट पानी ले रहा है, और यहां पर मॉइस्चर आ गया है। जब हमें फिर प्लांट को पानी की आवश्यकता है तो फिर हम पानी देंगे 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर लाइन को खाली रखेंगे। मतलब जो दिल्ली में नियम चल रहा है ना गाड़ियों का, ओड इवन। हेलो, 1 नंबर में पानी एक बार दिया तो अगली बार 2 नंबर में देंगे, एकल और द्वैल, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। इस तरह से पानी आपका हो गया आधा। जिन किसानों के पास आधा पानी है वो अभी तक 1 एकड़ की फसल कर रहे थे, अगर ये विधि अपनाई तो आप 2 एकड़ की फसल कर सकते हो, पहला। दूसरा, कचरे की मल्चिंग अनिवार्य है इस पद्धति में, बायोमास आच्छादन, क्योंकि इसके नीचे मित्र बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होती है, और पानी प्रबंधन में बहुत ज्यादा कमतरता भी हुई तो पौधा रुकता नहीं है, केवल चलता रहता है। अब मैं आता हूं ड्रिप इरिगेशन पर। ड्रिप इरिगेशन पे आपने नाली बनाई और पट्टा बनाया, नाली बनी, पट्टा बनाया, यहां पर ड्रिप रख दी। अभी यहां पर केवल केले की फसल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हेलो, मिर्च ऐसे ही लगाओ, टमाटर ऐसे ही लगाओ, केला ऐसे ही लगाओ, गन्ना ऐसे ही करो, पपीता ऐसे ही करो, कपास ऐसे ही करो। जैसे काटन है, आपने यहां पर लगा दिया है, तो यहां नाली है, यहां ना हम खाद डालेंगे, ना पानी देंगे, ना कुछ करेंगे। यहां पाली है, पट्टा जहां पर है वहीं पर कचरे के ऊपर ड्रिप है, और वहां पर हम पानी दे रहे हैं। एक तो आपने ड्रिप डाला है तो वैसे ही 30-40% पानी की बचत हो गई, कम पानी में आपकी फसल अच्छी आएगी। दूसरा, आपने बायोमास आच्छादन किया है, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा अच्छा उत्पादन लेना है तो आपका फिर 30-40% पानी बच गया जो धूप में उड़ रहा है। और बायोमास आच्छादन से कोई भी फसल लगाई है तो नीचे व्हाइट रूट बढ़त ज्यादा होगी, उससे आपकी फसल हेल्दी होगी और उत्पादन ज्यादा देती है। मेरे पास कोई रॉकेट साइंस या बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, मैं केवल करवाता हूं बायोमास आच्छादन। ये सबसे बड़ी ट्रिक है। कोई सी भी फार्मिंग में आपने इस तरह का फार्म
क्रिएट किया है 70-30 फार्मिंग, और उसमें ड्रिप ऊपर डाली है, तो नीचे बायोडायनोमिक कॉलोनी डेवलप होगी और पानी कम से कम लगेगा। अभी यहां पर आपने इस तरीके से गए हैं तो पानी की बचत लगभग 60% से ऊपर होती है, जो हमारे पास डेटा है, हमने हमारे खेतों में किया है। मैंने अभी लेटेस्ट में 1227 नंबर का वीडियो डाला था केले खेती के मेरे खेत का। सोहन भाई के या रवि के या अनेक अनेक किसानों के किसान पाठशाला पर वीडियोस डले हुए हैं जो केला, पपीता, गन्ना, बांबू ऐसा कर रहे हैं और जिनके यहाँ पानी की बचत हो रही है। और एक तरीका है पानी की बचत करने का, जहां पर और भी पानी कम है, इतना सब करने के बाद भी पानी कम लग रहा है, तो मार्केट में हाइड्रोजेल मिलता है। जो हाइड्रोजेल आप पौधों के पास मार्च से डालना चालू करो, क्योंकि पानी की कमतरता होगी मार्च, अप्रैल, मई और जून तक, क्योंकि अभी बारिश जून लास्ट में आना चालू हुई है भारत में। हाइड्रोजेल आप पौधे के पास हर महीने या 15 दिन में 1 एकड़ में 1 किलो, आधा किलो आपने यूज किया, आधे से 1 किलो हर 15 दिन में, तो पानी को वहां पर वो स्टोर करके रखता है, न गर्मी में उड़ने देगा, न मिट्टी में जाने देगा। पौधों की जड़ों के पास जहां कचरे की मल्चिंग उसके नीचे बिखेर दो, खत्म। तो वहां पर पानी आपको जहां 100 लीटर लगता था, 30 लीटर 25 लीटर पानी में आपका काम होता है। ये 100 हमारे प्रैक्टिकल से। तो ये मैं तीसरे विषय को, मैं चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, पानी प्रबंधन में अगर आप जा रहे हैं तो आपका फ्लड इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है, 70-30 वाला फार्मूला अपनाएंगे तो 100 राहत मिलेगी और आपको कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आएगा। किसान मित्रों, मैं यह एक थंब रूल पर बात कर रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर किसी फसल पर बात नहीं कर रहा हूं। जमीन की तैयारी, पौध प्रबंधन, बीज प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, ये मैं एक फसल पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम आपने अगर डेवलप किया तो आप किसी भी फसल में किसान खर्चा आधा, उत्पादन ज्यादा पर काम कर पाएंगे। ठीक है, अगला इसी विषय पर मैं आता हूं कि कोई सी भी फसल हो तो स्प्रे प्रबंधन। हेलो, चौथे नंबर पे पहले आता है खाद, अपन ले लेते हैं खाद प्रबंधन, फिर मैं आता हूं स्प्रे पर। फर्टिलाइजर, खाद, पौधे का भोजन, हेडफोन है ना लगे हुए? ठीक है। फर्टिलाइजर, खाद, पौधे का भोजन, ये सभी चीजें खाद प्रबंधन में आती हैं। सिंपल सा थंब रूल है जो मैं पूरे भारत में रेसिड्यू फ्री लेकर के आ चुका हूं। रेसिड्यू फ्री फार्मिंग किसे कहते हैं? रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के तहत हम इसमें अगर जा रहे हैं तो किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा की मुहिम चल पड़ी है। हमें एग्रीकल्चर में किन विषयों पर पैसा ज्यादा लगता है? खाद प्रबंधन पर सबसे ज्यादा पैसे की मार पड़ती है। अगर हमने केला लगाया है, मिर्च लगाई है, टमाटर, तो हम प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक जितने दिन की उसकी साइकिल है उसमें कहीं ना कहीं भोजन डालते ही रहते हैं, उन्हें भोजन खिलाते ही रहते हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन सा भोजन, हम सब जिन जिन एग्रोनॉमिस्ट को मानते हैं, उन एग्रोनॉमिस्ट से हम जो भी प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, मैं थंब रूल देना चाह रहा हूं, मैं किसी को आंकड़े नहीं बतलाऊंगा। आप जिसको मान रहे हो उसी की मानते चलो। आप अगर किसान पाठशाला को लेकर के आगे बढ़ रहे हो तो किसान पाठशाला को लेकर के आगे बढ़ो, लेकिन खाद प्रबंधन किया जाता है हमारे जेब के बजट के मुताबिक। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, केले में, केला एक ऐसी फसल है जिसमें आप 10 रुपए पौधे का भी फर्टिलाइजर डाल सकते हो और 100 रुपए पौधे का भी फर्टिलाइजर डाल सकते हो। हेलो, केले वाले हैं वो समर्थन करेंगे, यस। आप 10 रुपए पौधे से भी केला पका सकते हो, 100 रुपए पौधे से भी केला पका सकते हो, लेकिन 10 रुपए पौधे से केला पकेगा तो वेट कम आएगा, 100 रुपए पौधे के फर्टिलाइजर से वेट ज्यादा आएगा, जो उसका बंच आएगा उसमें घार में वजन ज्यादा आएगा। लेकिन हम इसे रेसिड्यू फ्री करें और इस 10 रुपए को क्या 5 रुपए कर सकते हैं, या इस 100 रुपए को क्या हम 50 रुपए कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। ये वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखो और अभी मैं आपको बतलाऊंगा। यह ट्रिक ऐसी है रेसिड्यू फ्री की, जो काफी किसान पूछ रहे थे कि हमें थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, कैसे करना रेसिड्यू फ्री। खाद में किसान खर्च आधा किया और उस खाद की गुणवत्ता को ज्यादा किया तो उत्पादन ऑटोमेटिक ज्यादा होता है। यही ट्रिक है रेसिड्यू फ्री में। रेसिड्यू फ्री में मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसे हर फार्मिंग पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन यह
हर खेत के लिए नहीं है। ठीक है, मैं बतला रहा हूं कि उदाहरण 1 एकड़ में आपको 100 किलो डीएपी डालना है, 100 किलो पोटाश डालना है, 100 किलो यूरिया डालना है, उदाहरण में दे रहा हूं, तो ये कितना हुआ? 300 केजी। हेलो, उदाहरण दे रहा हूं, केला, गन्ना, पपीता, नींबू, आम, जाम, सीताफल, काटन, मिर्च, टमाटर, भिंडी, करेला, XYZ कोई सी भी फसल हो। उदाहरण दे रहा हूं कि आपको 300 केजी फर्टिलाइजर डालना हो और आपको अब करना है रेसिड्यू फ्री। यह अभी आपका बजट था, आपको डालना ही था, आप लेकर के भी आ चुके हो, तैयारी कर ली और आपने मेरा वीडियो देख लिया, तो आपको क्या प्रैक्टिस चेंज करना है? आपका 10 एकड़ हो, 20 एकड़ हो, 50 एकड़ हो, तो उसमें प्रैक्टिस चेंज करने के लिए आप क्या करो, 1 एकड़ में अप्लाई करो, बाकी आपके हिसाब से जो कर रहे हो वही करो। आपको 50 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में अप्लाई करो, 5 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ में अप्लाई करो, 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में अप्लाई करो, जो मैं रेसिड्यू फ्री का फार्मूला दे रहा हूं। और इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है और किसान खर्च आधा कैसे होता है, उत्पादन ज्यादा कैसे होता है, घर पे बैठ करके समझो, नोट्स बनाओ और मुझे वापस रिटर्न भेजो कमेंट्स में, या वीडियो बना करके हमारे ऑफिस के नंबर पर भेजो, 94-245-38-222, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। यहां पर आपकी प्रैक्टिस जो करेंगे वो भेजना है। उदाहरण के लिए आपके पास 300 केजी का खाद है, तो सीधा पहले इसमें 50% करना है, मतलब 50 डीएपी, 50 पोटास, 50 यूरिया। 100 किलो था, इसको करना है आधा। ठीक है, जेब का बजट बच गया, वो बजट अपने बच्चों में, बीवी में, परिवार में, पापा में, मम्मी में कुछ नई चीजें स्प्रेड करो। ओके, यह हमने किया किसान खर्च आधा। तो अब इसमें हम उत्पादन ज्यादा कैसे करेंगे? इसमें प्लस करना है, यह जो जोड़ आ रहा है 150 केजी आया है, हमने जो फर्टिलिटी ली है 150 केजी, इसका जोड़ आया है 150 केजी, 50-50-50 का जोड़ आया है 150 केजी, तो इसके 3 गुना, 150 का 3 गुना होता है 450, तो हमें लेना है 450 केजी। या तो हम लेंगे मिट्टी, जिस खेत में हम डाल रहे हैं उसी खेत की, या हम लेंगे गोबर, या हम दोनों का मिश्रण, गोबर भी और मिट्टी भी मिक्स करके, जो जिसके पास मिल जाए, या किसी के पास कंपोस्ट खाद पड़ा हो वो भी ले सकते हैं। गोबर, मिट्टी, दोनों का मिश्रण, कंपोस्ट खाद, इन चारों में से कुछ भी ले सकते हैं जो फ्री में इजी अवेलेबल हो। हर एक के पास गाय भैंस है, जिसके पास गाय भैंस नहीं हो वो उसी खेत की मिट्टी ऊपर ऊपर की उठा लो। 150 केजी खाद, 450 केजी आपका मिट्टी या गोबर का मिश्रण, तो ये कितना हो गया? 150 प्लस 450, यह हो गया 600। यह 600 केजी के मिश्रण पर जिस खेत में हमें डालना है, अगर हमें 7 तारीख को डालना है तो उसके 7 दिन पहले यह मिश्रण बनाना है। नीचे प्लास्टिक बिछाना है उसी खेत में, छांव में करो या धूप में करो, कोई मैटर नहीं रखता है। प्लास्टिक बिछाना है ताकि उसका रसा नीचे स्लिप होकर के ना जाए। प्लास्टिक बिछाई, जो उसके ऊपर यह खाद डाला, यह खाद में थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं है और आपने गोबर उपयोग नहीं किया है तो जितना बड़ा खाद का ढेर हो उतने लीटर, जैसे 600 केजी का ढेर है तो कम से कम 600 ml, मतलब आधा लीटर तो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 लीटर मिश्रण को मॉइस्चर करने के लिए, या जो वहां की कंडीशन हो उतना। मैं मानता हूं कि ये 600 केजी को मिश्रण कंप्लीट करने के लिए 6 लीटर का मुझे पानी लगेगा। तो 6 लीटर पानी, 1 लीटर उसमें गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 100 ग्राम गुड़, 1 किलो गोबर और 50 ग्राम वाइसेनोमेटा, जिसके अंदर सुक्रोज और गो अर्क का ट्रीटेड है। इसका मिश्रण बनाना है, इस खाद की ढेरी के ऊपर डालना है और इसकी कटिंग लगाना है, इसमें मॉइस्चर कर देना है और प्लास्टिक से ढकना है। फिर से नीचे प्लास्टिक, उसके ऊपर 150 केजी खाद, 450 केजी मिट्टी या गोबर, इसका मिश्रण, उसके बाद में उसे नमी करना है। तो नमी करने के लिए अगर गोबर नहीं है तो गोमूत्र, गुड़, वाइसेनोमेटा और गोबर, अगर गोबर ही है तो वो ऑलरेडी मिश्रित हो जाएगा, तो उसमें गोमूत्र थोड़ा सा डाल दो, गुड़ डाल दो, ताकि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन ज्यादा जल्दी से करेंगे, और प्लास्टिक से ढकना है इसको मिलाने के बाद। 3 से 4 दिन बाद ये प्लास्टिक उघाड़ना है, फिर एक बार कटिंग करना है और रात भर के लिए छोड़ देना है, फिर सुबह उसमें
वही गुड़ गोबर गोमूत्र जो 5-6 लीटर पानी का बनाना है, उसको मिक्स करना है, फिर उसको 4 दिन के लिए ढकना है। तो यह प्रक्रिया 2 बार करनी है और यह आपका 7 दिन के बाद 100% रेसिड्यू फ्री फर्टिलाइजर, खाद, ऑर्गेनिक कहो, रासायनिक कहो, कुछ भी कहो, यह पौधे को रेडी भोजन अवेलेबल है। ठीक है, आप डाल रहे थे 300 केजी, यहां पर मैंने बना दिया 600 केजी। 300 केजी था, अभी उसका किया आधा, 150 किया, तो आपका जेब हो गया आधा। अभी इसको हमें खाद को डबल बनाना है, डबल काम करवाना है, तो उसको 450 केजी का उसमें मिश्रण बनाया, तो ये आपका जो 300 डलता था उसकी बजाय 600 हो गया, क्योंकि फास्फोरस जो है वह 20% के ऊपर नीचे लगता है, 80% फिक्सेशन में जाता है। पोटेशियम जो है वह 35% 40% तक लगता है, 30 से 35%, 60 से 65% फिक्सेशन में जाता है। नाइट्रोजन जो है वो आधा लीच हो जाता है, आधा गर्मी में उड़ जाता है, 25% और 50% लगता है, इसीलिए नीम कोटेड निकाला गया है। अगर इसको हमने रेसिड्यू फ्री पद्धति से किया तो ये जो लगने का प्रमाण है, खेत में डालते हैं, उसके फिर 28 से 30 दिन बाद फास्फोरस लगता है, और लगता है मात्र 20 से 25%। तो ये 28-30 दिन बाद लगने की बजाय वो तत्काल लगना चालू होगा, क्योंकि उसका फर्मेंटेशन हमने 7 दिन पहले बाहर ही गोबर और मिट्टी में कर लिया। उसका जो बॉन्डिंग था, बॉन्डिंग तोड़वा दिया, पोटास का और फास्फोरस का बॉन्ड तोड़ दिया। बॉन्डिंग तोड़ने से क्या हुआ, यह जो फिक्सेशन हो रहा था और जमीन में जाकर के पीएच बढ़ा रहा था, और हर साल हमें ब्रह्म राक्षस को ज्यादा खेत में डालना पड़ रहा था, बड़े बड़े ट्रैक्टर हमें खेत में डाल करके गहरी जुताई करना पड़ रही थी, क्योंकि हमारी मिट्टी कड़क हो रही थी। तो यह हम अगर बॉन्डिंग को तोड़ करके खेत में फर्टिलिटी करेंगे तो वहां पर पीएच बढ़ने का और मिट्टी को कड़क होने का, फिक्सेशन का रोल खत्म। तो हम जो 50% ले रहे हैं यह पूरा का पूरा लागू होगा, या इसमें से कम 10-15% ही वेस्टेज जाएगा, बाकी 180-90% लगेगा। हम डायरेक्ट डाल रहे हैं तो उसमें 80% वेस्टेज जा रहा है, हम फर्मेंटेशन करके डालेंगे तो 80% लगेगा, उल्टा हो जाता है। आ रहा है ख्याल में? क्योंकि यही फर्टिलाइजर खेत में जाने के बाद वहां के बैक्टीरिया, वहां की मिट्टी की संरचना इसे कन्वर्ट करती है और फिर पौधे को खिलाने का काम करती है। तो हम मिट्टी में जाने के बाद में 28-30 दिन में कन्वर्ट होने का रास्ता क्यों देखें, हम खेत के बाहर ही उसे कन्वर्ट करें। तो 2 फायदे हो गए, एक हमारा जेब का बजट बच गया, दूसरा हमारी मिट्टी का संरचना, जो अनंत जीवों की आत्मा है वह बच गई, जीवों को मारने से बच गए। जैसे ही आप फर्टिलिटी खेत में डालते हो वैसे ही जीवाणु मरना चालू होते हैं, ये हकीकत है। डीएपी डालो, पोटाश डालो, नाइट्रोजन डालो, वहां के जीवाणु मरना चालू होते हैं। और सॉइल, जो मिट्टी का नाम दिया गया है भारत में, सॉइल, सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ, मतलब अनंत जीवों की आत्मा, यह मिट्टी का प्रकार है। तो हम बार बार फर्टिलिटी डाल करके हम वहां पर अनंत जीवों की आत्मा को मार रहे हैं, इससे हम बचेंगे। इसीलिए वो जो अन्न निकल रहा है वह कैंसर का कारण बन रहा है, और हम रेसिड्यू फ्री फर्मेंटेशन करके फर्टिलिटी डालेंगे। पौधे को भोजन तो देना है, लेकिन शुद्ध भोजन देना है, ताकि वहां के जीवात मरे ना, और वहां से जो अन्न उत्पन्न होगा वो 100 रेसिड्यू फ्री होगा, उसमें कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं होंगे, और वह हमारे पूरे भारत के जनता पर या भारत के बाहर भी हम अगर कहीं लेकर के जाएंगे तो वह 100 रेसिड्यू फ्री अन्न कैंसर का कारण नहीं बनेगा। कभी कभी ज्यादा बोल जाता हूं, लेकिन यह बोलना अति आवश्यक है, आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। इस तरीके से अगर फार्मिंग करी तो किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा होने से पूरे भारत को कोई रोक नहीं सकता। मैं मेरे खेतों में ऐसा ही कर रहा हूं। ओंकारेश्वर वाली साइड जो मैंने मेरे 100 एकड़ का जो केले का प्लॉट दिखाया है आपको, 1227 नंबर का वीडियो है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 40 किलो वाला भी बंच है, 60 किलो वाला भी बंच है, और 10 रुपए पौधे का खर्च है। हेलो, केले किसानों तक यह बात पहुंचनी ही चाहिए, उन्होंने बार बार रिपीट, इसे देखना ही चाहिए। काटन में भी यही विधि करो, मिर्च में भी यही करो, टमाटर में भी यही करो, पपीता में भी यही करो, गन्ने में भी यही करो। XYZ मैं ये थंब रूल दे रहा हूं। आम, जाम, नींबू, सीताफल, अमरूद, प्याज, मिर्च, हल्दी, अदरक, सभी को NPK चाहिए। डायरेक्ट NPK डालोगे तो हम मिट्टी को गलत कर रहे हैं और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाला भोजन पैदा कर रहे हैं। डायरेक्ट फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो रहा है। किसान द्वंद में फंसा हुआ है कि करे क्या,
उसके लिए एकमात्र विकल्प है रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसे पहले बाहर ही पका लो, उसका फर्मेंटेशन तोड़ दो और उसको 100 जो पौधे को लागू हो वह फर्मेंटेशन किया हुआ रेसिड्यू फ्री फूड भोजन को पौधे को भोजन खिलाओ ताकि वह हमें रेसिड्यू फ्री भोजन दे सके। सिंपल सा एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है, इसमें सबसे अच्छा काम होगा यह फार्मिंग आप स्टार्ट करो तो उसके साथ में कचरे की मल्चिंग, बायोमास आच्छादन का प्रयोग जरूर करना है। कोई भी पौधा हो उसकी जड़ों की कक्षा में बायोमास आच्छादन की मल्चिंग करना अनिवार्य है, कोई सी भी फसल है। तो आप रेसिड्यू फ्री फार्मिंग 10 गुना ज्यादा उत्पादन ले पाओगे। अगर आप बायोमास आच्छादन का मल्चिंग नहीं कर रहे हो, पेड़ पौधों के सूखे अवशेष की मल्चिंग नहीं कर रहे हो, केला, मिर्च, जाम, आम, नींबू, टमाटर कोई सी भी फसल हो, तो वहां की व्हाइट रूट डेवलप नहीं होगी, वहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप नहीं होगी और हम कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी ही गड़बड़ी आएगी। खाद प्रबंधन में सबसे पहले नाम आता है क्या आपने आपकी फसल में आच्छादन किया है, तो यह निकल के आएगा 70-30 फार्मिंग। फिर मैं बोल रहा हूं 999 नंबर का वीडियो जिसने नहीं देखा हो, इस वीडियो खत्म होने के बाद पहले उसको देखो तो यह वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। कपास वाले मित्र काफी फोन कर रहे हैं, मिर्च, टमाटर, पपीता, थंब रूल को अपनाओ। काटन आपने लगाया है तो यहां पर नाली बनाओ, यहां पर ड्रिप है, यहां पर नाली बनाओ, यहां पर ड्रिप है। यहां जहां काटन आपने लगा दिया है यहां पर कचरे की मल्चिंग कर दो। मिर्च लगाया यहां कचरे की मल्चिंग कर दो, केला लगाया कचरे की मल्चिंग कर दो। जो 70% जगह है वह ढकी हुई रहना चाहिए। अभी जो ये खाद बनाया है कचरा उठाओ, खाद फेंक दो, कचरा ढक दो, खत्म। और महीने में 2 ही बार अप्लाई करो, 1 तारीख 15 तारीख। बड़ी फसलों में, जो छोटी फसलें हैं महीने में 4 बार अप्लाई करो, 1 तारीख, 7 तारीख, 7-7 दिन के ड्यूरेशन पर, 1, 7, 14, 21, फिर वापस जो 28 वाला आएगा वो वापस 1 तारीख में काउंटिंग में आ जाएगा। हर सप्ताह एक फिक्स नियम कर लो। जो वेजिटेबल वाली फसलें हैं उसमें ये फर्मेंटेशन वाला खाद आप सप्ताह में 1 बार दो, जो बड़ी फसलें हैं 15 दिन में 1 बार दो, खत्म। बहुत ज्यादा ड्रिप के पीछे भागने की या बहुत दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे पास ड्रिप इरिगेशन है तो हम उसमें माइक्रो इरिगेशन करके रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में अगर आप फर्टिलाइजर दे रहे हो तो उसके कुछ नियम है, कुछ थंब रूल है। हम किसान क्या कर रहे हैं, मैं भी पहले सीखने के पहले मैं भी गड़बड़ियां कर रहा था। ड्रिप थी मेरे पास, 7 दिन का खाद एक ही दिन दे रहा था तो वो हो जाता था 100 किलो, 25 यूरिया, 25 डीएपी, 25 यूरिया, 10 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो अमोनियम सल्फेट, 50 किलो पोटास, 10 किलो 1261 यह एक साथ मैंने 200 लीटर में घोल दिया है, आधा फिर आधा 200 लीटर में घोल दिया है, दोनों को एक साथ चला रहा हूं। तो वहां के बैक्टीरिया मर के खत्म ही होना है। अगर आपको ड्रिप इरिगेशन में रेसिड्यू फ्री पर जाना है तो हर 15 दिन में गुड़ गोबर गोमूत्र चलाना है और फर्टिलाइजर को पर डे हर इरिगेशन में देना है। हेलो, मैं ड्रिप इरिगेशन के कुछ थंब रूल बता रहा हूं। किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा करने के। आपका अगर 100 केजी का बजट है एक 30 दिन में तो इसे करो 50 केजी, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन में पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन। तो आपने अगर 30 मिनट तक ड्रिप चलाई है और यह 50 किलो खाद आपको देना है 30 दिन के अंदर, तो आज का 1.5 किलो आज की तारीख में मुझे देना है। हम रोज खाना खाते हैं ना, ऐसे पौधे को रोज खाना खिलाओ। अभी 50 किलो एक साथ देने की बजाय आपने 1.5 किलो दिया आज का, 30 दिन में अगर 50 किलो एक बार दोगे, या 15 दिन में आपने 25 किलो एक बार दिया, या फिर मैं रिवर्स आता हूं, 7 दिन में अगर 12.5 किलो एक साथ दिया, तो यह एक साथ ज्यादा फर्टिलाइजर जाएगा तो जीवात को मारेगा। स्वाइल, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा, वहां जीव ही नहीं रहेंगे तो आपके पौधे को भोजन कौन खिलाएगा। इसलिए ड्रिप इरिगेशन में जितना फर्टिलाइजर है उसको करो आधा, उसको भाग दो 30 दिन में। जितना फर्टिलाइजर मतलब आपका बजट क्या है 30 दिन का, 100 किलो फर्टिलाइजर देने का, तो उसको करो आधा, 50 किलो। उसमें अब आपकी मेहनत करो ज्यादा, 50 किलो को 30 से भाग दिया तो लगभग 1.5 किलो पर डे। तो 1 एकड़ में 1.5 किलो पर डे देना है और पर डे इरिगेशन करना है।
तो आपका कोई जीवाणु मरेगा नहीं और भोजन भी मिलेगा पौधे को और फसल भी बढ़ेगी फट फट फट। इसके साथ में हमें हर 15 दिन में एक गो कल्चर का बैक्टीरिया चलाना पड़ेगा, ताकि अनजाने में कोई बैक्टीरिया मर रहे हैं तो वह जीवंत हो जाए। और कचरे की मल्चिंग हर पौधों के पास करना पड़ेगी। ये दो काम, कचरे की मल्चिंग, बायोमास आच्छादन करना पड़ेगा, तो वहां बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप होती रहेगी, उसके ऊपर ड्रिप डाल दो। और फर्टिलिटी, माइक्रो फर्टिलिटी इसे बोलते हैं, माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो फर्टिगेशन, पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन पर आप जाएंगे। 7 दिन की बजाय उसको 7 का भाग दे करके हर रोज खाना खिलाएंगे, तो आप रेसिड्यू फ्री में आएंगे, वरना आप गड़बड़ कर रहे हो। और हर 15 दिन में गो कल्चर, गो कल्चर में क्या आता है, 200 लीटर पानी, 10 केजी ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो मेड़ की मिट्टी, 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, इसका मिश्रण आपको 2 दिन तक रखना है, छांव में रखना है, लकड़ी से हिलाना है, और 2 दिन के बाद इसे 1 एकड़ में डब्बे डब्बे से डालना है। छान के ड्रिप से चलाने की जादूगरी मत करो। जो कचरा है, जो गाद है, जो 10 किलो गोबर का नीचे फर्मेंटेशन हो चुका है, जो 2 दिन के अंदर यह बैक्टीरियल कॉलोनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हम मार्केट से खरीदने पे विश्वास रखते हैं, ड्रिप से फट से चला देंगे। आपको पता है जो मार्केट से एनपीके लेकर के आया वो कितनी धूप में, किस चद्दर के नीचे रखा था, कब बनाया था, और उसमें बैक्टीरिया जिंदा भी है या पानी है। इसलिए घर पे ही बनाओ, 200 लीटर पानी, 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो मेड़ की मिट्टी, 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, खत्म। बहुत से मित्र पूछेंगे कि इसमें बेसन डाल सकते हैं क्या? हाँ, डाल सकते हैं, अगर आप 2 दिन के अंदर ही खेत में चला दो। कभी क्या होता है कि हमने आज बना लिया और हमें 5 से 7 दिन तक समय न मिल पाया इसे खेत में डालने का, तो बेसन डालोगे तो वह उसमें कीड़े बड़े बड़े आ जाएंगे थोड़े समय के बाद, 4-5 दिन के बाद, वो एक दूसरे को खाने लग जाएंगे, तो वह मित्र बैक्टीरिया की बजाय गड़बड़ बैक्टीरिया बन जाएगा अगर ज्यादा दिन तक रखा रहा। तो इसलिए बेसन डालो ही मत, 1 दिन में चलाओ या 10 दिन में चलाओ, उसमें भूल हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। यह हमें हर 15 दिन में देना है, 1 एकड़ पे 200 लीटर, कोई सी भी फसल हो। और इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन में फर्टिलाइजर इस तरह से देंगे तो हम रेसिड्यू फ्री कह सकते हैं कि हमारी फील्ड है। और कोई भी दुनिया की लैब टेस्ट आकर के उस खेत की जांच करेगी तो वह फील्ड रेसिड्यू फ्री ही पाई जाएगी। कब? जब हम ड्रिप इरिगेशन में पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो फर्टिगेशन कर रहे हैं तब, वरना नहीं। और बैक्टीरिया दे रहे हैं, वरना नहीं। और बायोमास आच्छादन, कचरे की मल्चिंग कर रखी है तो ठीक है। यह हुआ किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा की मुहिम में खाद प्रबंधन। आपका ड्रिप का है या फ्लड का है? अगर ड्रिप है, जब भी आप रेसिड्यू फ्री वाला वह जो बेसल डोज में देते हैं, इस तरीके से आप उसको दे सकते हो, तो आप ड्रिप में खाद चलाने की टेंशन ही खत्म। समझ में आया? आगे बढ़ता हूं, कुछ और पॉइंट है। चौथा पॉइंट था, 5वां पॉइंट अभी आया है स्प्रे। खेती हम कर रहे हैं तो हमें स्प्रे करना ही पड़ेंगे। चौथा पॉइंट कंप्लीट हुआ। नहीं समझ में आया हो, वीडियो को पॉज करो, फिर रिवर्स जाओ, फिर 2 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नोटपैड नहीं है, ब्रेक ले सकते हो। सिंह साहब मेरे लिए पानी ले आए थे, काफी ध्यान रखते हैं मेरा, तो आप भी ब्रेक ले सकते हो। पानी पी के आ जाओ। नोटपैड भर गया हो तो दूसरा ले लो। हेडफोन अभी तक नहीं लगा के बैठे हो तो जैक पिन लगाओ मोबाइल में, हेडफोन लगाओ कान पे। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो शायद आप खुद के ऊपर ही समय इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी नई जनरेशन के लिए कैंसर मुक्त भोजन बनाने जा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्प्रे प्रबंधन। नोटपैड नहीं है तो तुरंत ले लो, वीडियो को रोक दो। आगे बढ़ता हूं। स्प्रे प्रबंधन के कुछ थंब रूल है जो मैंने अप्लाई किए हैं मेरी खेती में और 100 रिजल्ट मिला है। 100 रिजल्ट मिला है। यही रिजल्ट मेरे साथ किसान पाठशाला के सैकड़ों किसान अप्लाई कर रहे हैं और काफी रिजल्ट ले रहे हैं और बहुत खुश है। स्प्रे प्रबंधन में कुछ 3-4 चीजें आती है। स्प्रे प्रबंधन में हम क्या करते हैं, किनके लिए काम करते हैं।
खेती के अंदर कुछ दो तरह के जीव हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी है। तो शाकाहारी जीव हमारे शत्रु है, जो फसलों को पेड़ पौधों को खाते हैं, उनके फलों में छिद्र कर देते हैं, काटन के अंदर गुलाबी इल्ली घुस जाती है, ये सब शाकाहारी है। मांसाहारी हमारे मित्र कीट हैं जो उन शाकाहारी कीटों को खाते हैं है ना। और हम जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते करते हम ऐसा हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि शाकाहारी को मारेगा मांसाहारी को नहीं मारेगा। शायद हम जल्लाद बन चुके हैं, केवल मारने वाले स्प्रे करते हैं, भगाने वाले स्प्रे भी हैं, उन्हें भी किया जा सकता है। ट्रिक है, तकनीक है। भगाने वालों पर जाओगे तो शाकाहारी भग करके जाएंगे, मांसाहारी वो जहां जाएंगे वहां चले जाएंगे, दोनों खेत से गायब। दवाई डाली तो दोनों खेत से गायब। भगाने वाले किया तो मांसाहारी मरेगा नहीं, वो तो शाकाहारी जो बच गए उनको ढूंढ ढूंढ के खाएगा तो दो तरफा बेनिफिट हुआ, एक हमारे स्प्रे से भी बेनिफिट हुआ, दूसरा हमने प्रकृति की साइकिल जो जीव जीवस्य जीवनम एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं उनको हमने वहां पर वैसे ही रहने दिया। हमने हार्मफुल पेस्टिसाइड्स नहीं उपयोग किया, जिससे हमारा मित्र कीट बचा हुआ रहा। और इसमें एक दो कड़ियां हैं आपका स्प्रे प्रबंधन में कि हम क्या ऐसे स्प्रे कर रहे हैं जो कैंसर का कारण बन रहे हैं। हमारे कौन से उपकरण हैं जिससे स्प्रे ज्यादा से ज्यादा लागू हो रहा है, हम किस दिन स्प्रे कर रहे हैं जिससे स्प्रे प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। जितनी भी पेस्टिसाइड्स बनी हुई है उन्होंने एक 10% के ऊपर नीचे बोल रखा है कि हमारे स्प्रे प्रबंधन से जो सिस्टम साइकिल है वह प्रभावित होगी, बाकी 90% कुछ नहीं होगा। बहुत सारे केमिकल दवाइयां ऐसी है जिसमें इल्ली डुबो दो और वापस रखो फिर भी चलती रहती है, लेकिन वह पेस्टिसाइड हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। कुछ स्प्रे प्रबंधन हम करते हैं खरपतवार को मारने के लिए, बहुत बड़ा कैंसर का कारण है। डीपली जाऊंगा आप भी इमोशनल हो जाओगे। इतना ही समझो, हमारी आने वाली पीढ़ी को कैंसर से बचाना है तो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स खेत के बाहर, घर के बाहर, गांव के बाहर, शहर के बाहर, तहसील के बाहर, देश के बाहर कर दो। खरीदेंगे नहीं, अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो फिर हम स्प्रे प्रबंधन कैसे करें? प्रश्न आपके अंदर दिमाग में घूम रहे हैं। स्प्रे प्रबंधन कोई जटिल व्यवस्था नहीं है। स्प्रे प्रबंधन की बजाय मुझे कहना चाहिए कीट प्रबंधन। हेलो, कीट प्रबंधन समझ में आ रहा है मेरी भाषा शैली? ठीक है ना? बहुत सारे मित्र कुछ अंग्रेजी समझते हैं, कुछ अलग अलग स्टेट से हैं, कन्नड़ समझते हैं, तो हिंदी तो लगभग कॉमन है यार, सब थोड़ा समझने की कोशिश करो। बाकी मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं और साफ करने की कोशिश करूंगा। कीट प्रबंधन, अभी मैं इसे उदाहरण से समझाऊंगा। यह बहुत ही डीपली बात है और कोई भी तरह की फार्मिंग कर रहे हो आप, कीट प्रबंधन करना पड़ता ही है, वरना फार्म हमारा सही से बचता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ियां आती है। और कीट प्रबंधन करने में हम हार्मफुल पेस्टिसाइड डालते हैं, वही कैंसर का कारण बनता है। पंजाब में एक ट्रेन चालू है बीकानेर से भटिंडा, जिस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। नाम सुनने में ऐसे ये रोंगटे खड़े होते हैं। गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। सीखो, जो मैं कर रहा हूं अच्छा लगे वो एडॉप्ट करो। 1 एकड़ में करके देखो, मजा आए तो अगले साल पूरे खेत में करना। इसमें 2-3 चीजें करना है। स्प्रे प्रबंधन में सबसे पहले मेड़ों पर ध्यान देना है। किसान क्या करता है, मेड़ों को या तो दराती से साफ कर देगा, पूरा क्लीन साफ झक, या अभी जो एक गड़बड़ राक्षस आ चुका है जो चारा मार दवाई के रूप में है ना, पूरे खेतों की चारों तरफ मेड़ों पर खरपतवार नाशक डालेंगे, वीडिसाइड, और सारा चारा क्लीन, हमारा खेत सुंदर दिखना चाहिए। ऐसे हर किसान कर रहे हैं। आप कर रहे हैं क्या? 90% मुंडी हिला रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, मुझे समझ में आता है। आप भी कर रहे हो ना? बंद करो आज, अभी से मेड़ का कोई भी खरपतवार मारना बंद करो। एक भी खरपतवार मारो मत, उसे जीवंत खड़ा रहने दो। मैं कारण बतलाता हूं काहे के लिए। दूसरा, मेड़ों पर हम फूल कुछ लगा दो,
फूल वाली खेती करो मेड़ों पर, गेंदे के फूल हो, चमेली के फूल हो, कुछ भी। हर खेत के एक या दो तरफ दूसरे का खेत होता है, वहां पर फूल फूल वाली लगाओ, जिधर हमारे साइड में किसी का खेत हो। और जिस तरफ कोई नहीं है, यहां पर बांस के पेड़ लगाओ, जिस तरफ रास्ता है या नदी नाले है। ये आगे मैं बतलाऊंगा काहे के लिए। फूल वाली खेती करने से और मेड़ों पर कोई भी खरपतवार को नहीं मारने से क्या रिजल्ट होगा। अभी यहां हमारे खेत के अंदर मैं उदाहरण देता हूं कि काटन लगा हुआ है, कपास, हेलो, उदाहरण दे रहा हूं, फसल कोई सी भी हो सकती, कपास लगा हुआ है। अभी किसान क्या करता है और करना क्या चाहिए, मैं यहां पर लाइन खींचकर दो दीवार बना देता हूं। इस तरफ की मेड़ों पर कोई फूल फुलवारी नहीं है और मेड़ों का खरपतवार मार चुके हैं। जो हम आप किसान कर रहे हैं, मेड़ों पर कोई फूल फुलवारी नहीं है और मेड़ों का खरपतवार भी मार दिया है। यहां पर हम डाल रहे हैं पेस्टिसाइड, कोई टाइमिंग नहीं, कोई तरीका नहीं, सोमवार भी डाला, मंगलवार भी डाला। जिस दिन कोई झोला छाप मित्र मेरे जैसा खेत में चले गया, उसने बतला दिया भैया तेरे खेत में तो एफिड है, थ्रिप्स है, माइट्स है, इसका ये स्प्रे करना, भले ही आज स्प्रे किया हो, 2 दिन बाद फिर स्प्रे लगा देंगे। कोई टाइम टेबल नहीं है, अंदाज पंचे दामोदर हम स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं। थोड़ी बातें चुभेगी, लेकिन समझने की बात है। किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा कैसे करेंगे, अंधाधुंध हम दवाइयां डालते रहेंगे तो। दूसरी तरफ मैं प्रैक्टिस बतलाता हूं कि क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, मेड़ों पर फूल फुलवारी लगाना चाहिए, गेंदे के फूल, चमेली के फूल, जो अट्रैक्ट करें, कलरफुल। और जिस तरफ कुछ ना हो उस तरफ बांबू के पेड़। अभी यहां पर स्प्रे करना है, इस खेत में 70-30 खेती वाले खेत में स्प्रे करना है हमें। एक जो दिन है वो है अमावस्या, दूसरा दिन है पूर्णिमा। इन दोनों के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या इसी दिन, हेलो, अमावस्या पूर्णिमा मतलब कैलेंडर में गोला बना दो, 14-14 दिन की साइकिल पर आता है। यह बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा क्या कहूं, आप बोलोगे अंधविश्वास में विश्वास रखता है, लेकिन नहीं। अगर हम समुद्र की सवारी कर रहे हैं, अगर हम शिप से जा रहे हैं, तो उसके कैप्टन को आप पूछो भैया अमावस्या और पूर्णिमा को क्या होता है, ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में। जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है तो पूरा समुद्र उछलता है उससे हाथ मिलाने के लिए, तो ज्वार भाटे की प्रक्रिया होती है। उस समय उस जहाज के कैप्टन को तय करना पड़ता है कि मैं इसको किस दिशा में कैसे चलाऊं या मेरे जहाज को नियंत्रण कैसा रखूं। ऐसे ही पूरी प्रकृति में अमावस्या पूर्णिमा को 14-14 दिन की साइकिल जब होती है तो हमारे अंदर जो एनर्जी है, आप खुद फील करो, एनर्जी पूरी प्रखर वेग में रहती है अमावस्या पूर्णिमा को। और हम जो कर रहे हैं उसे बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं उस दिन। हम जितना नेगेटिव कर रहे हैं उससे नेगेटिव से नेगेटिव कर सकते हैं उस दिन। हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उस दिन। उस दिन क्षमता होती है सिस्टम में, प्रकृति में, कि जो जिस अवस्था में जिस दिशा में बढ़ रहा है उस दिशा में ज्यादा आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही प्रकृति में अमावस्या पूर्णिमा को लेकर के महिलाओं में जो 28 दिन की साइकिल होती है, जो पीरियड्स के दिन आते हैं, वैसे ही जो कीट पतंग होते हैं, इनमें 14 दिन की साइकिल में मीटिंग का प्रयोजन बहुत ज्यादा तीव्र वेग से होता है। अगर अमावस्या पूर्णिमा में आपने उस दिन या उसके 1 दिन या 2 दिन पहले पानी का भी स्प्रे कर दिया, मैं कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं समय की। अगर इस दिन आपने कपास में, मिर्च में, टमाटर में पानी का भी स्प्रे कर दिया तो उनकी साइकिल टूट जाएगी। यहां हो गया किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा। केवल टाइमिंग ध्यान रखना है और उस दिन ऐसा पेस्टिसाइड का उपयोग करो, दवाई का, पेस्टिसाइड को तो डिलीट करो, बोल देता हूं गड़बड़ है, ऐसी दवाई का उपयोग करो जो पत्ते से टेस्ट बदल दे उसका, पत्तों के रोम छिद्र खोल दे ताकि वो बहुत तेज श्वसन क्रिया करे, उसका जो प्रकार है, जो पौधे की तीव्रता है, वो अमावस्या पूर्णिमा को बहुत वेग से करे। तो ऐसा स्प्रे करो जिसमें पत्तों का टेस्ट बदल दे, पत्तों के रोम छिद्र खोल दे और
जो कीट पतंग है उनको मारने की बजाय भगाने का काम करे। सबसे सही एक मैं विकल्प बताता हूं, वाइसेनोमेटा। वाइसिनोमेटा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम किसी भी फसल में स्प्रे किया जाता है। इसके अंदर आता है सुक्रोज और गो अर्क। भारत में एकमात्र बी किसान ग्रुप ही दे रहा है। इसके लिए आप बात कर सकते हो 9424538222 94 245 38 222 पर व्हाट्सअप करो। आपको वाइसेनोमेटा चाहिए, होम डिलीवरी आएगी। 500 ग्राम का पैकेट आता है, 500 रुपए का आता है। आपके नजदीकी डाकघर से, भारत सरकार का जो डाकघर विभाग है वहां पर आपको डिलीवरी मिलेगी। वाइसेनोमेटा 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, मतलब आपका 200 ग्राम का बैरल है तो 200 लीटर का बैरल है तो 200 ग्राम आपने उसमें डालना है। कितने का हुआ? मात्र 200 रुपए का। अभी ये काम क्या करता है? सुक्रोज जैसे ही पानी में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पत्तों के ऊपर जैसे ही जाएगा वहां उनको कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा तीव्र वेग से मिलेगी, तो पत्ते फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा अच्छे से करेंगे। जैसे मुझे ऑक्सीजन और एक्सेस दी जाए, अभी इस वायुमंडल में हवा में ऑक्सीजन के अलावा और भी हवाएं हैं, तो मुझे केवल ऑक्सीजन लगाई जाए तो मैं ज्यादा अच्छे से हेल्दी फील करूंगा। वैसे ही पौधों को केवल कार्बन डाइऑक्साइड दी जाए तो वो ज्यादा अच्छे से हेल्दी फील करेंगे और फटफट अपना विकास करेंगे। तो सुक्रोज जैसे ही पानी में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दूसरा, सुक्रोज पौधों का रेडी भोजन है। सुक्रोज पौधे के पत्तों पर जाता है तो क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है तो पौधा फोटोसिंथेसिस ज्यादा तीव्र वेग से करता है। तीसरा, इसके अंदर गो अर्क से ट्रीटेड है तो यह जब पत्तों पर जाता है तो यह पत्ते का टेस्ट बदलता है। टेस्ट बदलने से जो शाकाहारी कीट पतंग है वह पत्तों को खाने की बजाय उसे, एक तो गो अर्क की खुशबू अच्छी नहीं है, मलमूत्र से सब आदमी जो जीवंत है वो दूर भगते हैं, उसके कारण वहां से यह दूर भगते हैं। जो शाकाहारी है वो वहां से भगेगा और पौधे की स्पीड 4 गुना ज्यादा होगी। यह ऑर्गेनिक है। आप रासायनिक पेस्टिसाइड्स के साथ भी इसे कर सकते हैं स्प्रे में, बायो पेस्टिसाइड्स के साथ भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी में भी इसे मिला करके यूज किया जा सकता है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। करना कब है? अमावस्या और पूर्णिमा के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या उसी दिन, तो 4 गुना रिजल्ट मिलेगा। ऐसी कौन सी दवाई है मार्केट में जो 200 रुपए कोठी? अगर आपका स्प्रे पंप, अभी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, स्प्रे पंप आपका होना चाहिए फोग देने वाला, पानी वाला नहीं। फोग देने वाला है तो बड़ा कार्टन है तो 100 लीटर पानी लगेगा। 100 रुपए एकड़ का आपका खर्चा कौन सा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर में है? यह पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं है, यह पौधे को रन करने के लिए काम करता है। अब इसमें हमें मिलाना है पेस्टिसाइड घर पे बना हुआ खरीद के भी ला सकते हो, जिनमें ग्रीन टैग लगा हुआ है, जिनमें हरा लेबल लगा हुआ है। मैं एक दवाई को बार बार प्रमोट करता हूं, स्पिनोसाइड करके है, जो डो एग्रो का है, उसको हरा निशान मिला हुआ है, जो प्रकृति के सपोर्ट में है, जो मांसाहारी कीट पतंग को नहीं मारता है और हमारे लिए रेसिड्यू फ्री रहता है। ऑर्गेनिक दवाइयां और है, आप जहां पर हो वहां से संपर्क करके ले सकते हो, जो वाइसेनोमेटा के साथ मिक्स होकर के चल सकता है। घर पे बना सकते हो कौन सी दवाई? किसी भी तरह के पेड़ पौधे के पत्ते जिनको गाय भैंस बकरी नहीं खाती है, ठीक है, जैसे अकाव के पत्ते, पपीता के पत्ते, नीम के पत्ते, ऐसे किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते जिसको शाकाहारी जानवर नहीं खाता हो, 1 तरह का या 3 तरह का या 5 तरह का, किसी भी तरह का, कितना भी, कम से कम 1 तरह का, आपको 1 किलो अगर पत्ता लिया तो 3 लीटर से 5 लीटर पानी लेना है। अगर 10 किलो पत्ता लिया तो 30 लीटर से 50 लीटर पानी लेना है। अभी मैं 1 किलो का उदाहरण देता हूं। 1 किलो पत्ता लिया, इसे कूचना है, काटना नहीं है, कूचना है, तो इसकी पेशियां तड़क जाएगी और वहां से रसा निकलेगा। तो इसको कूचना है, कूच करके 3 से 5 लीटर पानी में डालना है और इसको उबालना है, भट्टी चालू करके उबालना है। यह 5 लीटर पानी 2.5 लीटर बचा, उसको छान के काम में लेना है आपको। एक 100 लीटर पानी में यह 2.5 लीटर 100 काम करेगा। यह पत्तों का स्ट्रेक आ गया, अर्क आ गया। कौन से? वह पत्ते जिन्हें शाकाहारी जानवर नहीं खाते हैं। उसी तरीके से यह पत्ते जब पेड़ पौधों के ऊपर स्प्रे के रूप में जाएंगे, एक 100 लीटर में यह 2.5 लीटर फर्मेंटेशन, जो उबाला हुआ 2.5 लीटर का पानी का अर्क गया,
यह पानी 100 लीटर में 100 ग्राम सुक्रोज वाइसेनोमेटा और 2.5 लीटर यह उबाला हुआ पानी जो पत्तों का अर्क है यह दिया, और कपास, मिर्च, टमाटर, नींबू, जाम, सीताफल किसी में भी स्प्रे किया। तो जितने कीट पतंग शाकाहारी जो हमारे फल को खाते हैं, पत्तों को खाते हैं, उन पे इन्होंने कोटिंग कर दी, आवरण कर दिया। अब वो खाने लायक नहीं बचा। एक तो बदबू करेगा, दूसरा उसका टेस्ट बदल देगा, तो यह कीट पतंग मजबूरी में बाहर निकलेंगे। हमने क्या किया, यहां पर अमावस्या पूर्णिमा पे स्प्रे किया। दूसरा वाइसेनोमेटा का प्रयोग किया ताकि रोम छिद्र खुले, उन्हें ऑक्सीजन मिले, उनको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा मिले, और हमने पत्तों का टेस्ट बदल दिया। अभी यहां पर कीट पतंग जो है वो यहां से या तो भूखे मरेंगे या यहां से भगेंगे। तो भगेंगे तो कहां जाएंगे? अब आता हूं मैं आपकी मेड़ पर। ये जो मेड़ है, यहां पर मैंने बोला है कि आपको कचरा रखना है, यहां पर फूल फुलवारी रखना है जिससे अट्रैक्शन हो। धूप जैसे ही गिरती है, कलरफुल होता है, वह कीट पतंग को अट्रैक्ट करता है। तो मेन फसल में आपका स्प्रे हुआ, मेड़ों पर कोई स्प्रे नहीं हुआ, वहां पर फूल फुलवारी है, तो यहां के सारे कीट पतंग निकलकर भाग कर गए मेड़ों पर। तो मेड़ पर कितने ही कीट पतंग बैठे, हमें क्या दिक्कत है? इसे कहते हैं जीव जीवस्य जीवनम। आपने किसी को मारा नहीं, केवल भगाया है, उनको खाने के लिए जगह दी है, और आपके वहां पर मांसाहारी कीट पतंग भी है जो फूल फुलवारी पर जाकर के भी उनको खा लेंगे, और खेत के अंदर जो कुछ थोड़े बहुत बचे होंगे उनको भी वो खा करके आपकी साइकिल एक कंप्लीट करेंगे, और आपके पेड़ पौधों को सुरक्षित रखेंगे, और हार्मफुल पेस्टिसाइड से दूर रखेंगे, और कैंसर के कारण को भारत से निजात देकर के बाहर भगाएंगे। जब भी हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम सुखी रह पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंट डेवलप कर पाएंगे। पेस्टिसाइड्स में हमारे शरीर का और कीट पतंग का सबका रेजिस्टेंस बिगड़ रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, हमारा रेजिस्टेंट बिगड़ रहा है। इसीलिए कोरोना जैसी महामारी जिनका रेजिस्टेंट पावर कम रहता है उनको ज्यादा हावी होती है। समझ में आया? नहीं आया हो तो रिवर्स करके फिर से सुनो। उसी प्रक्रिया में दूसरी दिशा में आप जो अभी तक स्प्रे कर रहे हो, मार्केट में गए, कोई सी भी दवाई लेकर के आए, स्प्रे किया, और अब मेड़ों पर ऑलरेडी कुछ है नहीं, यहां पर हम चारा मार डाल करके इनको मार चुके हैं, हमारी मेड़े क्लीन है। आपने स्प्रे किया खेत में, तो शाकाहारी भी मर गया, मांसाहारी भी मर गया, कुछ समय के लिए। हेलो, कुछ समय के लिए मर गया। प्रकृति से जन्मजात हम किसी को खत्म नहीं कर सकते। जो दवाई बनाते हैं वो भी बोलते हैं 10% ही हम मार पाएंगे। पढ़ो लेवल पर, उनकी वेबसाइट पर जाओ, उनसे पूछो, वो यही बतलाएंगे। तो अभी आपने स्प्रे किया तो शाकाहारी भी मरे, मांसाहारी भी मरे। इन मरनों के बाद में अभी उनमें वापस रिपीट स्प्रे हुआ, वापस रिपीट स्प्रे हुआ, उनकी जो नई पीढ़ी आ रही है वो रेजिस्टेंट डेवलप करके आ रही है, तो आपकी फिर दवाइयां उन पर असर करना कम कर रही है। जब आप एमिडाक्लोपिड 15 लीटर पानी में 7 ml में स्प्रे लेते थे, आज की तारीख में एमिडाक्लोपिड 15 लीटर पानी में जो किसान बार बार रिपीट स्प्रे कर रहा है, 50 ml डालने से असर नहीं हो रहा है। कीट पतंग में रेजिस्टेंस आ गया। दूसरा, मेड़ों पर कोई भी खरपतवार नहीं है, तो यहां से भग करके जाएंगे कहां? कहीं नहीं जा सकते, या तो रहना यहां है या मरना यहां है। मतलब उन प्रकृति के जीवित मित्रों के ऊपर क्या आ चुका है? डू और डाई वाला काम आ चुका है, करो या मरो। तो संघर्ष में ही तो रेजिस्टेंट डेवलप होता है। तो हम जितनी दवाइयां बार बार यूज कर रहे हैं उतनी बार रेजिस्टेंट डेवलप कर रहे हैं, और कीट पतंग वहीं रहते हैं। इसीलिए मेड़ पर जगह छोड़ो, मतलब मेड़ पर चारा रखो और फूल फुलवारी रखो, यहां से जाएंगे कहीं नहीं, जगह ही नहीं छोड़ी जाने की। इस तरीके से अगर हमने स्प्रे प्रबंधन किया, और किसी भी फसल में अगर हमने वाइसेनोमेटा का उपयोग किया 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से, तो उसका पौधा ज्यादा स्पीड से चलता है। आपने कोई सी भी फसल लगाई हो, एक मैं जनरल सा एक ट्रिक बतलाता हूं, कपास हो, मिर्च हो, टमाटर हो, खीरा हो, वाटरमेलन हो, कुछ भी हो, आप पूरे खेत में अपने हिसाब से स्प्रे करो। 1 एकड़ में 94 245 38 222 वाइसिनोमेटा, ये बुलाओ यहां से। डेमो पीस अभी पूरे भारत के लिए लॉन्च किया है। हर स्टेट के लिए कुछ 1500 पीस हम डेमो के लिए भेज रहे हैं। हर जिले में कुछ 40-50 पीस भेज रहे हैं डेमो के लिए। आप यहां पर बोर्ड लाइन नंबर पे बात करो या अपना नाम एड्रेस भेजो,
और उनको बोलो कि आपको वाइसेनोमेटा चाहिए ट्रायल के लिए, डेमो पीस मिलेगा आपको, 100 या 200 ग्राम का पाउच आएगा, जिसको आपको बुलाना है, जिसका केवल कोरियर चार्जेस देना है, प्रोडक्ट का पैसा नहीं देना है, केवल कोरियर चार्जेस देना है। आपकी कोई सी भी फसल हो, आप जिस तरीके से भी खेती कर रहे हो, उसमें एक आधे एकड़ में या एक 50 लीटर पानी जितनी दूर में लगे, आप कोई सा भी स्प्रे कर रहे हो, उसमें एक पॉकेट में आपको वाइसेनोमेटा डाल करके उस पॉकेट में स्प्रे करना है। बाकी अपने हिसाब से अपने खेतों में जो कर रहे हो वो करो। उसका वीडियो क्लिप बना करके भेजना है स्प्रे करने वाले दिन, कि इधर आपने जनरल स्प्रे किया, उस स्प्रे में यहां पर वाइसेनोमेटा मिला करके स्प्रे किया। 100 लीटर पानी में मात्र 100 रुपए का खर्चा है। जब आप खरीदोगे, अभी तो हम डेमो वाला भेजेंगे, पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा पीस, 10,000 के ऊपर नीचे हमने एक आंकड़ा तय किया है, हम 10,000 किसानों तक भेजेंगे। हर स्टेट का अलग अलग है, 29 स्टेट है, उस 10,000 को 29 स्टेट में बांट दिया है। जो जितनी जल्दी अप्लाई करेगा उसको उतनी जल्दी कोरियर मिलेगा। पूरे भारत में ये कहीं नहीं मिलेगा, केवल 94,245,38,222 इस बोर्ड लाइन नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड सहित, पिन कोड भी, और लिखना है आपको वाइसेनोमेटा डेमो पाउच चाहिए, ट्रायल पाउच चाहिए, ताकि आप ट्रायल भी करो, हमें भी फीडबैक दो, उसका वीडियो बनाकर जिस दिन स्प्रे कर रहे हो पूरे खेत में और उसमें, और उसके 8 दिन बाद का एक वीडियो, उसके 8 दिन बाद का एक वीडियो, फिर 8 दिन बाद का एक वीडियो, ऐसे 3 से 4 वीडियोस भेजना है। बस आपको इतना ही करना है, और कोरियर चार्जेस देना है, क्योंकि कोरियर चार्जेस लगेगा। इसको एक बार ट्रायल करके देखो। एक हिस्से में मिर्च हो, टमाटर हो, केला हो, पपीता हो, गन्ना हो, आम हो, जाम हो, नींबू हो, सीताफल हो, कोई सी भी फसल हो, आप जो भी स्प्रे कर रहे हो उसके साथ मात्र इसको ऐड करके स्प्रे करके देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। यह एक सुविधा बी किसान ने मेरा एक सुन लिया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 10,000 पाउच पूरे भारत में डेमो ट्रायल के देंगे। अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 से यह डेमो ट्रायल चालू किया है। आप किसान कहीं पर भी हो पूरे भारत में, जैसे ही वीडियो देखो आज ही इसे मंगवा लो। केवल कोरियर चार्जेस लगेगा, ऑफिस से आपको बतला देंगे कोरियर चार्जेस कितना है, आपकी डिस्टेंस जितनी होगी उस हिसाब से कोरियर चार्जेस लगेगा। लेकिन यह उसी किसान को दिया जाएगा जो हमें वीडियो के साथ सहयोग करे, ट्रायल हमारे साथ साझा करे कि आपके खेत में क्या रिजल्ट आया, नेगेटिव आया है वो भी, पॉजिटिव आया है वो भी। यह जस्ट हम सीखने सिखाने की मुहिम में कर रहे हैं। स्प्रे प्रबंधन में किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा, इसी तरीके से कर सकते हो। पूरे भारत में वाइसेनोमेटा कहीं पर नहीं मिलेगा, केवल बी किसान के पास ही है, क्योंकि किसी ने अभी तक इस दृष्टि से देखा नहीं। खरीद के भी करोगे तो 100 रुपए एकड़ का खर्चा है, ठीक है, पहले आप ट्रायल करो। अमावस्या पूर्णिमा को स्प्रे किया तो साइकिल तोड़ी, वाइसेनोमेटा उसमें ऐड किया तो बहुत अच्छे से स्पीड ग्रो हुई, और घर पे बना करके दवाई डाली तो पैसा ही नहीं लगा और हमारा स्प्रे भी हो गया। यह था स्प्रे प्रबंधन या कीट प्रबंधन। अभी इसके आगे आता है मेड़ प्रबंधन। मेड़ प्रबंधन कैसे करना है खेत में? किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा की मुहिम में अगर आप लोगों ने अपने खेतों की बाउंड्री का प्रबंधन किया है तो आपकी इनकम बढ़ेगी निश्चित 100%। बाउंड्री पर आपको बांबू लगाना है, बांस। भारत सरकार भी बोल रही है और बलराम किसान भी बात कर रहा है, बांस। जो किसान ज्यादा जमीन हो वो पूरे खेत में लगाओ, जिन किसान की कम जमीन हो वो भी पूरे खेत में लगाओ। लेकिन जिस किसान को लग रहा है कि मैं मेरी फार्मिंग करते रहूं और बांस की भी खेती कर लूं केवल मेड़ पर, तो मेड़ पर बांबू की फार्मिंग करो। एक उदाहरण देता हूं, 1 एकड़ का किसान, उदाहरण के लिए 200 फीट पर 1 एकड़ जमीन बनती है। जिस तरफ कोई फार्मर हो उस तरफ आपको बांस नहीं लगाना चाहिए, जिस तरफ रास्ते हो या नदी हो, नाला हो या खुला हो उस तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि बांस की हाइट जब जाएगी तो उसकी छांव जहां तक गिरेगी वहां तक कोई फसल आएगी नहीं, उसके पत्ते जहां तक गिरेंगे वहां तक कोई फसल आएगी नहीं। तो हमें रास्ते तरफ या नदी नाले तरफ या हमारा खेत का कटाव अगर हो रहा है, नाला निकला हुआ है, तो उस तरफ हमें बांस लगाना चाहिए। अभी यहाँ 200 फीट की अगर लाइन है, मैं 1 एकड़ का उदाहरण दे रहा हूं, अगर 200 फीट की लाइन है, इस 200 फीट की लाइन में 4-4 फीट पर लगाएंगे तो 50 पौधे लगेंगे। हेलो, कितने लगेंगे?
50 पौधों में तीसरे साल हार्वेस्टिंग आएगी, पहले दूसरे साल नहीं आएगी। तीसरे साल इसमें से 50 पौधों में से एक पौधों में से कम आपको 4 पीस मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 12 पीस मिलेंगे एक पौधे से। मेरा मानना है बॉटम 10 से 15 पीस मिल रहे हैं जो खेती कर रहे हैं, जो मेड़ों में लगे हैं। मैंने एक वीडियो डाल रखा है गजेंद्र पाटीदार जी का, जिनके 3 बांस के पेड़ में काटे थे और 11,000 रुपए का 3 पौधों का उत्पादन था। मैं बोल रहा हूं 50 पौधे 2 साल के बाद तीसरे साल आपको उत्पादन देना चालू करेंगे। एक पौधे की कीमत 50 रुपए के लगभग आएगी। पूरे भारत में आप मंगवा सकते हो। उसके लिए मैं बोर्ड लाइन नंबर दे देता हूं 7697438222। यह बांबू के लिए अगर बात करनी हो तो यह नंबर है। 50 पौधे, तीसरे साल से कटिंग चालू होगी। किस काम में आएंगे? आपने अगर टमाटर की खेती करी है, खीरे की खेती करी है, कोई से भी ऐसी फसल करी है जिसमें बांस या मंडप की आवश्यकता है खेत में, तो घर के बांस है या खरीद के लाओगे। टमाटर की खेती करते हैं तो 40,000 रुपए के तो बांस चाहिए 1 एकड़ में खरीद के लाने के लिए, तार बांस। तो घर पे बांस लगाओ ना, तो हमारे खेती में काम में है। अभी यहां पर आपकी केले की खेती अगर है, बुरहानपुर है, जलगांव है, बड़वानी है, राजपीपला है, आपका पूरा उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश है, आपका आंध्र प्रदेश है, दक्षिण भारत है, गुजरात में आणंद है, राजपीपला है, कामरेज, सूरत, जहां पर भी केले की खेती हर साल की जाती है, उन किसानों ने कम से कम 1 एकड़ में 50 बांस मेड़ पे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 फीट का बांस आप मार्केट से खरीद रहे हो, वो आता है 55 रुपए का टेका लगाने के लिए। आप बांस केले के पौधे पर टेका नहीं लगाओगे तो वह 25 किलो का है तो 22 किलो में ही काटना पड़ेगा, वरना झुककर गिरेगा या टूटेगा। आपने टेका लगा दिया है तो वो 25 किलो की बजाय आप 28-30 किलो का फल ले सकते हो। छोटी सी सिंपल भाषा में मैं कह रहा हूं। तीसरे साल से आपको टेका लगाने के लिए एक पौधे से 4 कम से कम 5 पीस मिलेंगे। 50 पीस लगाए हैं, 5 पीस भी अगर मिल रहे हैं तो 25 250 बल्लियां आपको हर साल मिलना चालू होगी तीसरे साल से। अभी 250 बल्लियां हर साल मिलना चालू हुई। मैं बात कर रहा हूं बालकुआ वैरायटी की। यह वैरायटी 40 से 50 फीट हाइट जाती है। चौथे साल आपको मिलेगा कम से कम 50 फीट का। तो ऊपर का 10 फीट का आपने खेती में काम में लिया, आपकी या खेती वाले किसानों को बेच दिया, और नीचे का जो 40 फीट बचा है, नीचे से 4 इंच मोटा और 40 फीट की हाइट, जहां भी नजदीकी शहर है उस शहर में जाना है और वहां का लकड़ी मार्केट जो भी है वहां खड़े होना है और देखना है बांस किस रेट में बिकता है। कम से कम 100 रुपए का एक पीस बिकेगा, बिक ही रहा है थोक में। अगर आप रिटेल में लेने जाओगे 40 फीट का बांस तो कम से कम 3 से 4 रुपए फीट बिकता है। तो 4 दूना 8, 4 3 12, मिनिमम से मिनिमम 150-125 रुपए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 से 250 रुपए, डिपेंड करेगा कि वहां का व्यापारी कौन है। एक चीज और काम कर सकते हो आप यहां पर, कि जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन वाले हो, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो बिल्डिंग बनाने में बाहर ऐसा तंबू लगा करके मचान बांधना रहता है, आप उस बिल्डिंग वाले को बोलो भैया मेरे पास 250 बांस है 40 फीट के, घर आकर के उठा के ले जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है। आपके खेती में आपको कोई शेड बनाना हो, दीवार बनानी हो, मकान बनाना हो, लेबर क्वार्टर बनाना हो, सारे बांस के बनते हैं। आप बांबू मिशन के तहत आप डालिए यूट्यूब पर बांस के मकान, ऐसे ऐसे डिजाइनें आएगी, आप सीमेंट के मकान में रहना भूल जाओगे। हर साल 1 एकड़ में से 250 पीस निकलेंगे। अगर 100 रुपए का पीस है तो यह मिलता है आपको 25,000 रुपए। हेलो, 00 लग गया। 1 एकड़ में केवल मेड़ पर आपने बांस लगाए हैं, 25,000 रुपए प्रति साल आपके खेत में कोई भी फार्मिंग करो मिल सकते हैं। या आपकी केले की खेती है तो मार्केट से 50,000 रुपए के बांस खरीदने के बजाय खुद ही लगाओ। जो वेजिटेबल की फार्मिंग करते हैं उन्होंने सबने लगाना चाहिए, जो केले की फार्मिंग करते हैं उन्होंने सबने लगाना चाहिए, और जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं, हाँ आपसे ही बात कर रहा हूं, उन्होंने सबने लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बांस एकमात्र पौधा ऐसा है जो किसी भी पेड़ पौधे से 30% ज्यादा ऑक्सीजन देता है। फिर प्रश्न आएगा, ऑक्सीजन चाहिए क्या? श्वास लेने के लिए। तो अपने खेत में बांस लगाओ,
2 साल के बाद तीसरे साल से आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आना चालू होगी, जो किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा में आपका सहयोग देगी। बाकी जो दिशाएं हैं जहां पर आपके दूसरे किसानों के खेत हैं, जिन दिशाओं में, उन दिशाओं में फूल फुलवारी के पौधे लगाओ, गेंदा, चमेली, कोई से भी, ताकि कीट पतंग आपके खेत में ना रहे, वह मेड़ों पर रहें और मेड़ों पर ही जीवन यापन करें। सिंपल सा। दूसरा एक कारण और बांस लगाने का, बांस 3 साल के बाद इतना ज्यादा कचरा नीचे गिराएगा, उसके पत्ते नीचे गिराएगा। मैं केवल बांस बनाता हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बांस आप जहां रहते हो वहां किसी से भी ले लो, मैं पूरे भारत के लिए बाइट दे रहा हूं। जहां पर बांस रहेगा वहां पर 8-8 फीट 10-10 फीट तक वो उसके पत्ते गिराएगा, उन सब पत्तों को अवेयर करके बांस की एक पाली बनाओ और उसमें अमेरिकन केचवा ला करके छोड़ दो, वह केचवा खाद बन जाएगा और आपकी फार्मिंग में कहीं से भी गोबर खाद खरीदने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। एक फायदा। दूसरा, ये बांस का इतना कचरा रहेगा कि आप या तो केचवा खाद बनाओ या इसको उठा करके जो भी फसल लगा रहे हो उसके आइट साइड बायोमास आच्छादन कर दो, मल्चिंग कर दो। गर्मी में, ठंड में, बारिश में आप कहां से बायोमास मल्चिंग लेने जाओगे? आपके खेत में एक मेड़ पर बांस लगा हुआ है तो वहीं से तो बायोमास उठा करके मल्चिंग कर पाओगे। केचुआ खाद बना सकते हो, बांस बेच सकते हो। और बांस के पौधे मिलेंगे कहां से ये भी सुन लो। एक तो आप बी किसान से बुलवा सकते हो, 7697438222, यह बी किसान का नंबर है। यहां पर ऑर्डर दे करके 10, 20, 50, 100, 1000 बांस जितना बुलाना हो बुला सकते हो। इंडिया में सबसे बड़ा टिश्यू कल्चर हमारा है जो बांस के पौधे बना रहा है, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। हाँ, 50 बांस का ऑर्डर भी आप दे सकते हो, लेकिन आपकी दिशा में जब तक 1000 बांस का ऑर्डर नहीं होगा उस तरफ गाड़ी नहीं निकलेगी। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आप मेरे से बांस खरीदो। बांस आपके गांव में किसी के यहां लगा हो तो यहां पर उसकी राइजोम बनती है, गेती से खोद लो और इस राइजोम को निकाल करके अपने खेत में लगा दो, यह भी जर्मिनेट हो जाता है। बांस की पेरी है, जैसे गन्ने की पेरी आती है ना इस तरह से, तो बांस की पेरी काट लो, 2-2 पेरी, और यह पेरी आड़ी करके लगा दो जैसे हम गन्ना लगाते हैं, वह भी जर्मिनेशन हो जाएगा। या आपके नजदीक कहीं पर भी नर्सरीज हो, वहां से बांस खरीद लो। वेराइटी कौन सी है यह पूछना पड़ेगा आपको। सबसे अच्छा भारत में सरवाइव करने के लिए मैंने देखा है अभी तक बालकुआं, जिसे भीमा बांस कहते हैं, बाम्बूशा बालकुआं। आप चाहें तो बी किसान में ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। 47 रुपए का पौधा है प्लस ट्रांसपोर्ट लगता है। उसके लिए बोर्ड लाइन नंबर है 7697438222। किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा की मुहिम में मोदी जी को पता है, इसलिए पूरे देश में वो बांबू मिशन चला रहे हैं। यूट्यूब पर जाओ, थोड़ा डालो बांबू मिशन, न खाद लगता है, न पानी लगता है, न कल्टीवेशन लगता है, न लेबर पेमेंट लगता है। केवल साल में एक बार जाकर के कटिंग करके लाना है। अगर पूरे खेत में खेती कर रहे हो तो इससे अच्छा कोई फार्मिंग नहीं है। लेकिन पूरा भारत बांस की खेती करने लग जाएगा ऐसा भी नहीं है। जिनके ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हो, जमीनें फालतू पड़ी हो, आप खेती नहीं कर पा रहे हो, एक बार बांस लगा लो, खत्म। 50 साल तक केवल साल में एक बार पैसे ही गिनना है। बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे, मैं एड्रेस दूंगा जहां पर आप जाकर के देख सकते हो। आपके बिजनेस अलग हैं, आप इंडिया के बाहर रहते हैं, आप कुछ ऐसी नौकरी में हैं कि आप खेत में नहीं जा सकते हैं, आप आर्मी में हैं, आप डॉक्टर हैं, आपसे खेती नहीं हो रही है, तो उस खेती में बांस लगा दो। गवर्नमेंट भी मदद कर रही है। बांबू मिशन को देखो तो सही, जरूरी नहीं है मेरे से लो, इस विषय में देखो, सुनो तो सही, फिर हमें समझ में आएगा कि किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा किया जा सकता है बांस के जरिए भी। इसी कड़ी में मैं अगर आगे बढ़ूं तो मेड़ प्रबंधन के बाद में एक सबसे बड़ा प्रोग्राम आता है। पानी आप भी पी लीजिए। इस प्रोग्राम में पूरी फार्मिंग में एक आता है निंदाई गुड़ाई प्रबंधन, 7वें नंबर पे आता है निंदाई गुड़ाई। निंदाई गुड़ाई प्रबंधन आपको 100 समझना है तो एक वीडियो है मेरा 70-30 खेती, पूरा विस्तृत में मैंने दिया हुआ है। इसमें निंदाई गुड़ाई के बारे में 999 नंबर का वीडियो है। यह किसान पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल पर 999 नंबर का वीडियो जिसका शीर्षक है 70-30 खेती 70-30 फार्मिंग।
निंदाई गुड़ाई के लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है। कोई भी ट्रैक्टर को खेत में डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी फार्मिंग कर रहे हो। जैसे उदाहरण देता हूं, आपने कपास लगाया हो या केला लगाया हो, ये आपका फसल लगा हुआ है, इसमें निंदाई गुड़ाई प्रबंधन कैसे करना है। हम बार बार ट्रैक्टर चलाते हैं, अभी तक किसान कैसे कर रहा है, या तो बार बार ट्रैक्टर चला रहा है, या मजदूरों से निकलवा रहा है, या खरपतवार नाशक डाल रहा है खेतों में। तीनों चीजें गड़बड़ है। गड़बड़ किस लिए है मैं समझाता हूं। अभी बहुत सारे वीडियोस मेरे पास आ रहे हैं जिन्होंने खरपतवार नाशक डाली और हवा चल रही थी तो केलों पर चली गई, वो केले खत्म हो गए। खरपतवार नाशक डाली मतलब वह केवल चारे को मारेगा क्या, जहर है ना, तो जहां मिट्टी पर गिरता है वहां के जीवात भी मरते हैं। एक चीज, अभी वो जो मृत चारा है वह कैंसर का कारण है। मरने के बाद भी तो आपको काटना तो पड़ेगा ना, निकाल के बाहर करोगे। सिंपल सा सिस्टम है निंदाई गुड़ाई का जो मैं बतलाता हूं कि पौधे के पास सराउंड में कर्मचारियों से निकलवा लो, ये जगह खाली कर लो। अगर यहां पर है, ये जगह खाली कर ली, पौधों के पास पास पूरी सफाई। 70-30 खेती में मैंने 100 बताया हुआ है। बाकी जो आ रहा है इसे बड़ा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पॉजिटिव वे में देखेंगे कि ये हमारे पौधे का भोजन है, तो आपको 10%, 20% नहीं 100% रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। हम हर 7 दिन में खेत में के बेल जोड़ी निकालते हैं या छोटा ट्रैक्टर निकालते हैं, या हर 7 दिन में मजदूर को भेज करके निकलवाते हैं। इनको सबको करो बंद। पौधा जहां है वहां की सफाई करना है, बाकी को बड़ा होने दो। 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 दिन में यह हो जाएगा 1 से 2 फीट का। 1 से 2 फीट का होगा, फिर इसको काटना है, नीचे मिट्टी की सतह से काटना है। तो हमें बायोमास आच्छादन मिल गया। यह काटने के बाद पौधे के पास बिछा देना है जहां पौधा है, हेलो, ताकि यहां पौधे के पास अब निकलवाना नहीं पड़ेगा। ये हमने बायोमास आच्छादन कर दिया। जहां से काटा है यहां पर 50% ऐसा खरपतवार होगा जो वापस निकल के आएगा, तो अगली बार हमें काम में आ जाएगा। 50% ऐसा होगा, ये सरफेस है, इसको काट दिया, इस सरफेस को काट दिया तो नीचे तो है जड़ें। ये जो जड़ें हैं ये कुलमा करके सूखने लगेगी। सूखने लगेगी तो हमारे खेत के अंदर जो जीवात है उनके भोजन का काम करेगा। प्रकृति में एक फिक्स नियम है कि जहां सिस्टम बिगड़ता है वहां पर ऑटोमेटिक उसे सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी आ जाते हैं। जैसे कोई भी जानवर मरता है तो उसकी बॉडी अगर कहीं पर पड़ी हुई देखी होगी आपने, तो उसे साफ करने के लिए कीट पतंग आ जाते हैं। इसी तरीके से ये जब मैंने खरपतवार को काट दिया तो नीचे जड़ें हैं, जड़ों को सफाई करने के लिए देसी केचवा, दीमक, हर तरह के कीट पतंग उसको खाने के लिए, उनका कच्चा भोजन है, उसको खाने के लिए आ गए। तो नीचे बायोडायनोमिक कल्टीवेशन चालू हो गया। एक जगह से दूसरी जगह कीड़े घूमने फिरने लगे। जो हम कल्टीवेटर से कल्टीवेशन करते, वो हमने उस खरपतवार को काटा और उसकी नीचे जड़ों को खाने के लिए जो कीट पतंग देसी केचवा आया, उसने वहां पर मिट्टी को भुरभुरा किया और सफाई चालू कर दी। उन कीट पतंग का भोजन हो गया, तो अब वो ज्यादा मात्रा में रहेंगे। जो 50% निकल के आए वो अगली बार फिर हम काट करके वहीं पर बिछा देंगे। सिंपल सा प्रोग्राम है। इसे 10 बार भी मैं बोलूंगा तो यही है, खरपतवार को आने दो, काट कर वहीं बिछा दो। सिंपल सी लाइन। पौधे के आसपास खरपतवार नहीं होना चाहिए ताकि उसे धूप मिलती रहे। उसे आप निंदाई गुड़ाई करा लो। खरपतवार नाशक घर से, देश से, संसार से बाहर कर दो, वरना कैंसर जीवन भर रहेगा हमारे बीच में, कभी जाएगा नहीं। पेस्टिसाइड और वीडीसाइड दोनों का प्रयोग कम करो। वीडीसाइड को बंद ही कर दो आज की तारीख में। नपुंसकता का बहुत बड़ा कारण है। कल्टीवेशन जितना कम कर सको, क्योंकि कल्टीवेशन हम करते हैं वहां का जीवात गायब हो जाता है। अभी हमने कचरे को काटा, उसकी जड़ों को खाने के लिए जीवात वहां पर आया, केचवा आया, तो उसकी बायोडायनोमिक कॉलोनी बन रही है। वो ऑटोमेटिक बायोडायनोमिक कल्टीवेशन हो रहा है, वहां हवा का संचार चालू हो गया है। हम ट्रैक्टर से कल्टीवेशन कर रहे हैं तो यह सब भग रहे हैं। बहुत सिंपल सी छोटी छोटी लाइनें हैं। निंदाई गुड़ाई प्रबंधन, मैं सभी केला किसान को कहना चाहूंगा, गुड़ाई करना आज से ही बंद कर दो, खत्म, जीरो। ठीक है। 8वां टॉपिक है मार्केटिंग।
हेलो, अभी हमने कोई सी भी फसल पैदा करी, निंदाई गुड़ाई समझ में आया? हर 7-7 दिन में जाना नहीं है, पैसे बच ही रहे हैं, 20 से 25 दिन में एक बार जाना है, काट कर वहीं बिछा देना है, कोई ट्रैक्टर की गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। तो किसान खर्चा आधा हुआ और अंदर जीवात चल रहे हैं, वो बायोडायनामिक कर रहे हैं, और वो जो उसको खाएंगे और निकालेंगे विष्टा, वो पौधे का भोजन होगा, तो उत्पादन ज्यादा हो रहा है। अभी मैं आता हूं मार्केटिंग पर। हमने कोई सी भी फसल लगाई, अब उसको किसान खर्चा आधा उत्पादन ज्यादा के तहत मार्केटिंग कैसे करें? तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने ऑर्गेनिक या रेसिड्यू फ्री पैदा कर लिया तो हमें 10 गुना ज्यादा रिजल्ट मिल गया, मतलब मार्केट अलग से मिल गया। यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि यह केवल पेन कागज पर चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज की तारीख में भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर 90% झूठ है। केवल और केवल पेन कागज पर है, लाइसेंस ले लिए हैं और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाला ही बिक रहा है। पूरे देश में एक रेवोल्यूशन लाना है तो हम किसानों को यह करना पड़ेगा, रेसिड्यू फ्री। हाथ रखकर बताओ, कौन खरपतवार नाशक नहीं डाल रहा है, कौन पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा है, फिर कहां से ऑर्गेनिक हुआ? 0.1%, 0.1% व्यक्ति हैं जो 100 कर रहे हैं, तो उनको कोई रेट उतना मिल नहीं रहा है। और मार्केट में देखने जाओगे तो बड़े बड़े लेवल और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री 100 ऑर्गेनिक कहां से ला रहे हैं जब कोई कर ही नहीं पा रहा है। बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा चल रहा है। रेसिड्यू फ्री को करना चालू करो और मार्केटिंग के लिए ऐसा सोचना बंद करो कि मैंने ऑर्गेनिक किया तो 200 रुपए ज्यादा मिलेंगे। क्या पहले यहां पर आओ कि क्या हम किसान खर्चा आधा करके उत्पादन ज्यादा ले रहे हैं? पेस्टिसाइड वाला भी 10 रुपए में बिक रहा है और हमारा रेसिड्यू फ्री वाला भी 10 रुपए में बिक रहा है। तो पेस्टिसाइड वाला केला हमें पकाने के लिए 10 रुपए में 7 रुपए केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, और 10 रुपए किलो रेसिड्यू फ्री बेचने में प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा 1 रुपए या 2 रुपए का ही है। समझ में आ रहा है? 22 रुपए 50 पैसे प्रति पौधे का रेसिड्यू फार्मिंग का खर्चा है। मतलब हमारा 1 रुपए केजी का खर्चा है यहां पर, और हमें 10 रुपए मिल रहे हैं, तो 9 रुपए हमें कमाए। और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाले में 10 रुपए ही मिल रहे हैं, लेकिन 7 रुपए का खर्चा है तो 3 रुपए कमाए। इधर जाओगे कैंसर का कारण बन रहे हो, मात्र 3 रुपए कमा रहे हो। इधर जाओगे रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में कैंसर मुक्त भारत बना रहे हो और 9 रुपए तक कमा पाओगे। मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग में मार्केटर को क्या चाहिए? बायर को नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वांटिटी, नंबर 3 कंटिन्यूटी। क्वालिटी, क्वांटिटी, कंटिन्यूटी है तो आपके घर गांव में मार्केट है। क्वालिटी के लिए रेसिड्यू फ्री अपनाना है ताकि हम सीना ठोक कर बोल सके मेरे गांव में हार्मफुल पेस्टिसाइड वाला कोई भी खेती नहीं होता। गांव में मैं बात कर रहा हूं क्लस्टर वाइज। क्वालिटी के लिए। क्वांटिटी के लिए पूरा गांव कर रहा है या हम 10 किसान कर रहे हैं, एक की बजाय 5 लोग 10 लोग करो और आपस में एक दूसरे से नंबर शेयर करो, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, एक दूसरे से चर्चा करो, तो ये क्वांटिटी हुई। और कंटिन्यूटी मतलब सभी जन कर रहे हैं, क्लस्टर वाइज कर रहे हैं, तो बायर को एक जगह आकर के बैठ करके ज्यादा माल मिल सकता है। अभी मैं आकर के हर गांव में आकर के सिखाऊं उसकी बजाय आपके खुद गांव से ही आप नए नए बलराम बनकर निकलो बाहर। मैंने मेरी सरनेम बदल दी है, बलराम की बजाय बलराम किसान। मुझे बलराम जाट के नाम से पूरा भारत नहीं जानता है, मुझे बलराम किसान के नाम से जानता है। तो आप भी किसान बनो, 100 किसान बनो। जात पात भेद भाव ऊंच नीच एक साइड में फेंक दो। आप किसान हो ना, खेती कर रहे हो ना, तो यूनिटी बनाओ। भैया मैंने कपास किया है, आप भी कपास कर रहे हो, मैंने रेसिड्यू फ्री किया, आप भी रेसिड्यू फ्री कर रहे हो, तो ये क्वांटिटी बन गई ना। रेसिड्यू फ्री कर रहे हो मतलब ये क्वालिटी बन गई। आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, ये क्वांटिटी बन गई। और आपके मित्रों में ग्रुप बना करके चालू किया तो ये कंटिन्यूटी बन गई। ये 3 चीज जिन गांव में है, 3 चीजें, वहां पर व्यापारी आने से कभी नहीं रुकेगा। मिर्च, टमाटर, खीरा, गन्ना, पपीता, केला, आम, जाम, नींबू, सीताफल, कोई सी भी फसल हो, क्वालिटी, क्वांटिटी, कंटिन्यूटी, 3 चीजें चाहिए। आप लड़ाई जीत गए। इसके साथ साथ 2-3 चीजें और है, आप और आगे बढ़ो। एक आपके वहां पर बनाओ FPO। इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन।
भारत सरकार इस पे बहुत सारी मदद दे रही है। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 10 किसान चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं, एक गांव का एक भी बन सकता है। जितने भारत में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको मैं अपनी डीलरशिप्स दे रहा हूं। बी किसान की, रेवा की, किसान पाठशाला का मैं निशुल्क प्रचार प्रसार वहां पर कर रहा हूं। बी किसान प्राइवेट लिमिटेड की डीलरशिप दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने प्राथमिकता रखी है एफपीओ को। भारत सरकार ने भी इसी तरीके से नए कानून बना दिए हैं। सबसे पहले प्राथमिकता रखी है एफपीओ और एफपीसी। दो चीजें हैं। एफपीसी मतलब इंटरनेशनल लेवल का हो गया, नेशनल लेवल का हो गया, फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन। और एफपीओ मतलब ग्रामीण, तहसील, जिला या राज्य स्तर का हो गया फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों का मतलब एक ही है कि किसान अपने खेतों को प्रोड्यूस करके अपना ऑर्गेनाइजेशन बना करके उन्हें वैल्यू एडिशन करके कैसे बेचे। जो ये वीडियो बाइट देख रहे हैं ना, आज ही डिसीजन लो, अपने घर गांव का फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन आज ही बनाओ। मैंने बना दिया है, मैंने अप्लाई कर दिया है फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन के लिए। मेरे साथ भी आ सकते हो पूरे देश के किसान। उसके लिए बोर्ड लाइन नंबर है 94-245-38-222। यहां पर आपको आपका नाम एड्रेस भेजना है, नीचे लिखना है कि आप एफपीसी में जुड़ना चाहते हो। तो जब उसका शेयर बटना चालू होगा तो आपके पास भी डेटा आ जाएंगे कि आप भी इसके शेयर होल्डर बन सकते हो। और ये डिटेल्स डॉक्यूमेंट्री है। क्वालिटी, क्वांटिटी, कंटिन्यूटी और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन बना लो अगर आप किसान हो तो व्यापारी आने से रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और एक संस्था का कभी पैसा डूबेगा नहीं। आप क्लेम कर सकते हो कोई व्यापारी आपका माल लेकर के गया है और पैसा नहीं दे पा रहा है तो। गवर्नमेंट ने नए नियम ले आए हैं और कानून बना दिए हैं कि अब बड़े जो एग्रीकल्चर के काम होंगे वो एफपीसी और एफपीओ ही करेंगे पहली प्राथमिकता में। जिस जगह ये दोनों नहीं होंगे वहां किसी तीसरे को काम दिया जाएगा एग्रीकल्चर का। तो क्या आपके एग्रीकल्चर के गांव के काम कोई तीसरा आदमी आकर के करे वो अच्छा है क्या? आपसे ही पूछ रहा हूं, नहीं ना? तो आप तुरंत रजिस्टर्ड करो एफपीओ। नहीं रजिस्टर्ड कर सकते हो तो बी किसान ग्रुप के साथ आकर जुड़ो, एफपीसी में आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, यह छोटी छोटी सी बाइट्स थी जो किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा में बहुत मदद कर रही है पूरे भारत को। पूरा भारत मेरे साथ चल रहा है। और आखिर में 90 नंबर पर एक मैं आपको चर्चा करूंगा हमारे बारे में। जो किसान मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरा नाम बलराम किसान है, बड़वानी मध्य प्रदेश से हूं और हम किसान पाठशाला के चैनल पर 2006 से रन कर रहे हैं। अनेक मेरे स्टेशन है, अनेक काम में कर रहा हूं लेकिन एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहा हूं। बी किसान ट्रेडर्स है जहां पर हम केले की खरीदी बिक्री कर रहे हैं पूरे भारत में। बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड है जहां पर हम बैलेंस फर्टिगेशन पर गाइडलाइन दे रहे हैं, केला, पपीता, गन्ना और बांस 4 चीजों पर। आगे एफपीसी के लिए हमने रजिस्टर्ड कर दिया है, बी किसान एफपीसी बना रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन। पूरे भारत के सभी किसानों को मैं इनवाइट करता हूं, आप आ जाओ, अगर साथ में चलना चाहो तो चलेंगे। रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर के नाम से मेरा टिश्यू कल्चर है जो पूरे भारत में मैं पौधे दे रहा हूं, केले के और बांस के और भारत के बाहर भी। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे बारे में आपको अगर जानना हो तो किसान पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको बांस की खेती के बारे में जानना हो तो 1230 नंबर का वीडियो है, 1230 नंबर का, और एक है 1062 नंबर का। बांस की खेती के बारे में यहां पर आपको समझ में आएगा किसान पाठशाला के बैनर पर। केले की खेती का वीडियो अगर आपको देखना हो 100 तो आपको 1227 नंबर का वीडियो देखना है और 99939 नंबर का वीडियो देखना है केले की खेती अगर आपको किसान पाठशाला की समझना है। अगर आपको पपीता की खेती देखना है, पपीता, तो 1117 नंबर का वीडियो देखना है और 786 नंबर का किसान पाठशाला पर इस नंबर पर वीडियो है जो आपको हमारे बारे में, पपीता की खेती हम कैसे करते हैं, सब कुछ पता चलेगा। गन्ने की खेती समझना है तो आपको 1008 नंबर का वीडियो देखना है जिसमें गन्ने की खेती शुरुआत से अंत तक 100 समझ में आएगा और पता चलेगा कि हम गन्ने की खेती कैसे अच्छे से कर सकते हैं। आपको आगे अगर बांबू के पौधे चाहिए या बांबू के पौधे कैसे बनते हैं तो 1060 नंबर का वीडियो देखना है। और रेवा के बारे में जानना है कि केले के पौधे कम साइकिल के, 4 साइकिल के, 6 साइकिल के पौधे कैसे बनते हैं वो अगर देखना है
एकमात्र बलराम किसान ऐसा व्यक्ति है जो पूरे भारत को बोलता है कि एक बार केला लगाओ अनेक साल तक हम काटेंगे। तो कैसे बनता है ये पौधा, तो आपको 90 नंबर का वीडियो देखना है, इस पे लिखना है किसान पाठशाला पर 90 नंबर रेवा फ्लोरा कल्चर, तो आपको हमारे बारे में पूरी डिटेल विस्तृत जानकारी मिलेगी। एक मैं बड़ा काम कर रहा हूं जो क्रॉप डॉक्टर का है, क्रॉप डॉक्टर के नाम से इवेंट रन कर रहा हूं। पूरे भारत में बलराम के नए क्लोन बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं हर गांव में नहीं पहुंच सकता, तो आप अपने घर गांव में रह करके क्रॉप डॉक्टर का कोर्स ले सकते हो, जो 1000 नंबर का वीडियो है किसान पाठशाला के चैनल पर, तो आपको 100 पता चलेगा। एक किसान पाठशाला के साथ में बी किसान स्मार्ट फार्मिंग ने 1001 नंबर के वीडियो पर रिकवरी डे के नाम से एक वीडियो डाला हुआ है। हम किसानों को आज तक यही नहीं पता है कि मैंने अगर मेरे खेत में डीएपी डाला है तो मेरे प्लांट को कितने दिन में लगेगा। इसकी एक निशुल्क छोटी सी ऐप बना रखी है, HTML ऐप, जो आपको 94 245 38 222 पर अगर आप व्हाट्सअप करेंगे और आप बोलेंगे कि आपको रिकवरी डे चाहिए, मतलब मैंने जो फर्टिलाइजर डाला वो मेरे खेत में कितने दिन में लगेगा, इसकी ऐप चाहिए, तो यहां से आपको ऐप भेज देंगे। आपके खेत की जानकारी उसमें डालेंगे, मिट्टी कैसे है, पानी का पीएच क्या है, TDS क्या है, मिट्टी का पीएच क्या है, उसका कार्बन परसेंट क्या है, तो वह ऐप आपको आपके घर पे ही रिकवरी डे निकाल के देगा कि मैंने आज डीएपी डाला, मैंने आज पोटाश डाला, तो कितने दिन में रिकवर होकर मेरे प्लांट को लगा। सॉइल टेस्ट घर पर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ 1-2 वीडियो है। एक वीडियो है 191 नंबर का सॉइल टेस्टिंग का घर पर कैसे करना है, एक वीडियो है 612 नंबर का। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सॉइल टेस्टिंग में पीएच की आवश्यकता है, कार्बन परसेंट की आवश्यकता है, टीडीएस की आवश्यकता है और पानी के पीएच की आवश्यकता है। ये कुछ जानकारियां हैं हमारे बारे में जो आपको आपके घर बैठे ही मिल सकती है। बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा बनता है, कोशिश करता हूं छोटे से छोटा बनाने की। मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं आप सभी किसानों के बीच में। आज का जो हमारा सेशन था किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा, क्या समझ में आया आपको? अगर आ गया है तो कमेंट्स में आपके डेटास लिखिए कि क्या क्या आपने समझा है और क्या मेरे से छूट गया है जो मैंने आपको और बताना चाहिए। फिर से बतलाता हूं, किसान कर्ज मुक्त जब ही हो पाएगा जब उसकी जो पैरेलल सारणी है उसका खर्च आधा हो और उत्पादन ज्यादा हो। ये जो गैप बनेगी, यहीं से वो भारत को और खुद को बदलने में सक्षम होगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता हूं। ज्यादा से ज्यादा हर किसान तक यह वीडियो शेयर करो। भारत के बाहर के, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, अनेक अनेक देशों के, ऑस्ट्रेलिया के, ब्राजील के, कई कई देशों के किसान भी मेरे से बात करते हैं, उनके वीडियोस भेजते हैं। कई तो मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं। किसान पाठशाला पूरे विश्व में धमाल कर रहा है हम और आप ही इसे सक्सेस कर रहे हैं। आ जाओ, कुछ कमाल करते हैं। किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा की मुहिम में बी किसान स्मार्ट फार्मिंग के साथ चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसानों को शेयर करो। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे साइड में लाल कलर का बटन है, उसे टच करो ताकि आपके पास मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा आए। एक चीज हमने और अभी स्टार्ट करी है ज्वाइनिंग की। जो सब्सक्राइब वाला लाल कलर का बटन है उसके पास यहां पर ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर का। यह आगे भविष्य में हमारे परमानेंट सदस्यों के लिए रहेगा जो एफपीसी में हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे साथ बीएफएस लेकर के रह रहे हैं। इसकी छोटी छोटी प्रक्रियाएं आएगी, इनमें कुछ अलग और बेस्ट चीजें आएगी। पहले आप सब्सक्राइब तो करो, पहले आप हमें जानना तो चालू करो, फिर हम ज्वाइन में भी आएंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से आता रहूंगा, साथ में चलता रहूंगा। ओके, गुड डे।